कहीं स्कूल्स खुल गए, कहीं बंद। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी, फेडरेशन की मनमानी समेत वालिदैन की आरा और बच्चों के मुस्तकबिल पर होगी आज तफसीली गुफ्तगू। जाली खबरें फैलाने वाले कौन हैं? जाली खबरों के जरिए क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले आज प्रोग्राम जरूर देखें। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। कल एक सवाल था जिसका जवाब ढूंढने की हम कोशिश कर रहे थे। कुछ हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स आए, या मैं कहती हूं कि कुछ फैक्ट्स आए, फिगर्स बाकी थे और बहुत सारी कंफ्यूजन भी आई। आज उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। सवाल ये था जनाब, बच्चे स्कूल के लिए घरों से निकले कि नहीं, पेरेंट्स माने कि नहीं, हाजिरी कैसी रही स्कूल्स में, पहला दिन था तो कैसा था, स्कूल्स खुले के नहीं? क्योंकि किरण कल भी जब ये सवाल उठाया गया तो कहा यह गया कि अभी दिन का आगाज हुआ है, स्टैट्स आएंगे तो फिर आपसे शेयर करेंगे। कहा यह भी गया कि पेरेंट्स को कॉन्सेंट फॉर्म्स भिजवाए गए हैं और जो पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं भेजें, जो नहीं भेजेंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। किस शहर में क्या सूरत हाल कल दिन भर रही, आज हम इसका तज़किरा भी करेंगे। ये जो एसोसिएशंस हैं, ये जो फेडरेशंस हैं, ये क्या कर रहे हैं और इसके साथ साथ स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका मौक़िफ़ क्या है, पेरेंट्स का कंसर्न क्या है, सब पर आज हम बात करेंगे। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट लाहौर एट द स्टार्ट कि लाहौर में कल दिन भर सिचुएशन क्या थी। एक पॉइंट और है, ये जो एसोसिएशंस बनी होती हैं, जी छोटी छोटी नहीं कहती मैं, छोटी बड़ी सारी की सारी, ओके, इनका आपस में कम्युनिकेशन कैसा है और फिर इनके होने का फायदा क्या है? अगर तो इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम स्कूल्स खोलेंगे तो फिर ये सब कुछ क्या हुआ? और अगर इन्होंने ये सोचा था कि एसओपीज के साथ फॉलो करेंगे, एसओपीज फॉलो करेंगे लेकिन हुकूमत की बात फॉलो नहीं करेंगे, तो उनके मकासद क्या थे? अच्छा, करना क्या चाह रहे थे? एग्जैक्टली, क्योंकि जब सवाल उनसे होता है कि आपने हुकूमत को लिखा, आपने हुकूमत से बात की, आपने वज़रा तालीम से रब्ता किया जो रिस्पेक्टिव वज़ीर तालीम है, तो वो ये कहते हैं कि हम हर फोरम पर जाते हैं, लेकिन जब हम सवाल उठाते हैं उस मुतालिका फोरम से, वज़ारत तालीम से, तो जवाब आता है कि ऐसा कोई खत बाज़ाबता तौर पर लिखा ही नहीं गया। ये सवाल पहले दिन से पूछ रहे थे आप? पहले दिन से पूछ रहे थे क्या लिखा, कहाँ लिखा, कहाँ एग्जैक्टली। और वजीर अकरम, आपको याद होगा जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये कहा था कि ऐसा कोई खत हमें लिखा नहीं गया, बट उन्होंने तब भी ये कहा था कि हम ज़रूर सोचेंगे, हालात अगर बेहतर होंगे हम ज़रूर सोचेंगे पहले खोलने से मुतालिक। अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हुकूमती फैसले हैं उनका ज़ाहिर है उसकी पासदारी करना ज़रूरी है। लॉकडाउन में बंद सब कुछ एक साथ हुआ था, लेकिन खुलेगा ग्रेजुअली। अगर तनकीद ये है कि शादी हॉल्स खुल गए, होटल्स खुल गए, फूड स्ट्रीट सज गई, शॉपिंग मॉल्स खुल गए, स्कूल्स क्यों नहीं खुल रहे? तो ये याद रखिए, आप ज़रूर कारोबार कर रहे होंगे, पेरेंट्स के लिए कारोबार नहीं है। बिल्कुल। बच्चों की तालीम हुकूमत के लिए शायद कारोबार नहीं है, तो ज़रूरी है कि आप भी जहन में रखिए इस बात को। बच्चों की तालीम, बच्चों उनके पेरेंट्स की सहूलत और इस सब के साथ साथ बच्चों की सेहत, ये सब कुछ प्रायर है। आपको सिर्फ 1 महीना आगे की तारीख दी गई थी और उस सब के बाद में ये सारा मामला हमारे सामने आया है। तो हम बात कर रहे हैं स्कूल्स की, और ये बात करने के साथ साथ हम ये जिक्र भी कर लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान कोरोना के मामले पर कहाँ स्टैंड करता है, हमने कितना ज़बरदस्त इससे मुकाबला किया है। शिकस्त देने वालों की अगर हम बात करें तो इसकी शरह 93% हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 617 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुछ बढ़ ज़रूर रहे हैं, अगर हम 300-400 केसेस पर डे पर आ गए थे और अब 600 पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक की सूरत हाल तो नहीं, बट स्टिल हमें सोचना है कि जो एहतियात हम कर रहे थे, जिसकी वजह से शिकस्त दी थी, वो एहतियात हमें दोबारा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, वरना एग्जैक्टली दोबारा से स्पाइक ना आ जाए। एक दिन में 15 अफराद कोरोना वायरस के बाइस इंतकाल कर गए हैं। कोरोना वायरस के बाइस 12 मरीज़ इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में, जबकि 3 मरीज़ घरों में ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 2,89,832 हो गई है। वायरस से अब तक मरने वालों की तादाद 6,190 है। मुल्क में 126 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर होती है किसी भी मुल्क में पॉलिसी बनाने से मुताल्लिक, तो एक्टिव केसेस इस वक्त पूरे मुल्क में 13,633 हैं। ये बहुत
कम है, बहुत कम। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमने लाखों केसेस देखे हैं। जो जब हमारे तखमीने थे कि केसेस बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, वो कराची में सबसे ज़्यादा होंगे, वो लाहौर में बढ़ेंगे क्योंकि हॉट स्पॉट्स थे। ऐसी सिचुएशन में अब चंद हज़ार केसेस हैं तो हमें एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा करनी है, ताकि चंद हज़ार केसेस हैं, एक तो ये कि ये सेहतयाब हो जाए और दूसरा है कि नए केसेस कम से कम हो। ज़ाहिर है ज़ीरो इतनी जल्दी नहीं हम अटेन कर पाएंगे, बट कम से कम हो। और अगर शिकस्त देने वालों की हम तादाद की बात कर लें, 2,70,900 ऐसे अफराद हैं जिन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त दी है। एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी अरब में आला अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें, दो तरफा दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी रॉयल फोर्सेस ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी सिपा सालार की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद से मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी कमांडर जॉइंट फोर्सेज लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन तुर्की से भी मिले। बरादर इस्लामी ममालिक की आला असली क़यादत का दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल, मुश्तरका तरबीती मशकों और दोनों ममालिक की अफ़वाज के ताल्लुकात पर गुफ्तगू मुलाकातों का खास मौजू रही। पाक सऊदी अफ़वाज के पेशा वाराना और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत की गई। इससे कबल सऊदी अरब पहुंचने पर सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल फयाज बिन हामिद ने आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी वजारत दिफा में रॉयल फोर्सेज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। तो जनाब सवाल वही है हमारा कि जो इब्तिदा में था, हम अब उसी की बात करते हैं। स्कूल्स खुले या नहीं, क्या मामला रहा? सबसे पहले लाहौर की बात होगी। दानियाल उमर हमारे रिपोर्टर हमको ज्वाइन कर चुके। दानियाल, जरा क्लियर कीजिए, स्कूल्स खुले या नहीं खुले, हो क्या रहा है? जी बिल्कुल किरण, स्कूल्स का मामला जो है वो बिल्कुल कन्फ्यूजन का शिकार है, क्योंकि जो ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, उन्होंने ऐलान किया था कि 15 अगस्त से हम खोलने का ऐलान कर रही हैं। तमाम प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो खोलेंगे, लेकिन ज़ब का शिकार नज़र आते हैं क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स ने तो बिल्कुल ही स्कूल खोलने से इनकार कर दिया है। पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर ख़ास तौर पर, लाहौर के अंदर जितने भी बड़े मेजर प्राइवेट स्कूल्स को हम देखते हैं वो आज भी बंद हमें नज़र आ रहे हैं। कल भी वो बंद नज़र आ रहे थे। पहले काशिफ मिर्ज़ा साहब ने 15 अगस्त यानी कि हफ्ते को ऐलान किया, फिर उसके बाद उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हफ्ते को तो स्कूल खुलते ही नहीं हैं, बेशतर स्कूल जो हैं वो बंद रहते हैं। लाहौर के, पंजाब के भी बेशतर स्कूल जो है वो हफ्ते को छुट्टी होती है, तो अब पीर को खुलेंगे। पीर को जब हम उनसे बात की तो उन्होंने बिल्कुल गली मोहल्ले के किसी 1-2 स्कूल जहाँ पे एक क्लास के अंदर ही 2 से 3 बच्चे पढ़ते हैं उनकी तस्वीर भेज दी। ऐसा लग रहा था कि ट्यूशन सेंटर खोलने की वो बात कर रहे हैं, स्कूल्स खुलने की वो बात नहीं कर रहे, जिसके बाद वो स्कूल भी हमें बंद ही नज़र आए। अब सूरत हाल इस तरह से है कि जब प्राइवेट स्कूल्स के मालिकान से हमारी बात होती है तो वो उन्होंने हमें ये कहा है कि हम जो काशिफ मिर्ज़ा का ग्रुप है उसको तो मानते ही बिल्कुल नहीं है और हुकूमती अहकामात की बिल्कुल पाबंदी करेंगे, स्कूल्स को वो ओपन नहीं करेंगे। उसकी वजह वो ये बताते हुए नजर आते हैं कि हुकूमत की तरफ से जब पाबंदी आयद की गई है तो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, क्योंकि गिरफ्तारियां मुमकिन हो सकती हैं, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सकती हैं, और साथ ही साथ उनके स्कूलों की जो। दानियाल, एक बात बताइए, इससे पहले तक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है फेडरेशन की तरफ से, तो कितनी रिप्रेजेंटेशन थी स्कूल्स की? फेडरेशन की तरफ से किरण जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती रही तो चंद एक स्कूल्स जो गली मोहल्ले के थे वो उनके साथ हमें नज़र आए, जो कि बिल्कुल बहुत छोटे स्कूल्स थे। उसके बाद जो भी मेजर बड़े स्कूल्स थे जिनकी फ्रेंचाइजेस हैं, 50-50, 60-60 स्कूल्स हैं उनके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, लाखों बच्चे उनके अंदर पढ़ते हैं, उन्होंने उनका साथ देने से इनकार किया था काशिफ मिर्ज़ा के ग्रुप का, जो कि अभी देखने में भी नज़र आता रहा। इन्होंने कोशिश भी की थी कि उनको साथ लाएं, लेकिन वो इनका साथ नहीं दे रहे। और ये कुछ ऐसा नहीं था कि जो बिल्कुल सरप्राइजिंग होता, अगर इस तरह से ये रीओपन करने पर जाते स्कूल्स को तो फिर वो वाले स्कूल्स इनके साथ नहीं होते, काशिफ मिर्ज़ा साहब के साथ नहीं होते, ये बात क्लियर है? जी बिल्कुल, ये बात क्लियर है कि वो
स्कूल्स जो है वो इनके साथ नहीं होते। और भी इसके साथ दीगर एसोसिएशंस भी हैं जिनसे ये बात की गई कि वो स्कूल्स खोल रहे हैं या नहीं खोल रहे। तो उन्होंने सवाल ये है कि ये तमाम एसोसिएशंस क्या एक पेज पर हैं या नहीं हैं, और स्कूल्स के साथ जब मामलात तय होते हैं तो फिर इन एक्चुअल होता क्या है। काशिफ मिर्जा साहब से बात कर लें इससे मुताल्लिक। बिल्कुल, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ मिर्जा साहब, कैसे हैं आप? ये काशिफ साहब, ये क्या हुआ आपके? तो साथ में सर स्कूल्स थे ही नहीं। मेरा ख्याल ज्यादा टेबल स्टोरियां करते हैं ये, कहीं पे अमलन कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगता है इन्होंने कभी अटेंड नहीं की। किन्होंने? और अगर की है तो शायद ये बहुत ज्यादा बायस्ड हैं। मैं तो इनके हवाले से मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, अलबत्ता मैं कमेंट करूंगा। काशिफ साहब, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं जो भी अभी आपके साथ ये डिस्कस कर रहे थे, मैं उसके हवाले से किसी पॉइंट का जवाब नहीं दूंगा। अलबत्ता मैं ये जरूर कहूंगा, मुझे इसका जवाब दीजिए आप जब तक आप जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, आपके साथ में सारे स्कूल्स थे कि नहीं थे सर? अब आप मुझे बोलने की इजाजत देंगी? मैं बिल्कुल इजाजत दूंगी, मुझे इसका जवाब दे दीजिए। जी, 300 से ज्यादा जो तंजीमें इस्लामाबाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस में नजर आई, वो कौन सी तंजीमें थी? जो ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन के लाहौर की जो कॉन्फ्रेंस में नजर आई, वो कौन सी थी? जो 14 जुलाई को, जो 20 जुलाई को, जो अभी 10 अगस्त को जो नजर आई, वो तंजीमें कौन सी थी? अगर इन मेरे भाई को इसका नहीं पता तो मैं इनकी इसलिए नहीं बात करूंगा। ये बहुत सी चीजें मटेरियल मीडिया पर चलता रहा। जो वो स्कूल खुले वो आसमान पे तो नहीं खुले, वो जमीन पे खुले हैं। इसलिए ये जो बात कर रहे हैं इसके ऊपर कमेंट करना तो मैं बिल्कुल नहीं पसंद करूंगा। अलबत्ता एक बात दूर में आपसे करूंगा कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया एक चीज दिखा रहा है तो हमारा जो आपका अदारा माशाल्लाह एक बहुत अच्छा अदारा है। आपको चाहिए कि आप अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनको कहें फील्ड के अंदर जाएं। अभी कल विद ड्यू रिस्पेक्ट हमें हमारा काम ना सिखाइए, लेकिन मुझे ये जरूर बताइएगा कि कल कितने स्कूल्स खुले थे? जी, 80% से ज्यादा पूरा पाकिस्तान के अंदर स्कूल खुले थे। और ना सिर्फ ये, बल्कि कल आपको सर 80% से ज्यादा स्कूल्स पूरे पाकिस्तान में खुले थे। साहब की फुटेज देखी, यकीनन उसके अंदर वो इतराफ जो हमारे बाकी साफी भाई हैं उनकी तरफ से ये क्वेश्चन जब उठाया गया था, और उन्होंने ये बड़ा वाज़िया कहा था कि जो है अदारे वो खुले हुए हैं, और मिनिस्टर साहब ने इस बात पे कहा कि हम एक्शन लेंगे। तो इस बात का सबूत है कि ये जो पूरा पाकिस्तान लाहौर का जो मीडिया जो कह रहा था वो आपके इन रिपोर्टर से जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। अलबत्ता उसकी फुटेज आपके पास है, बहुत से इदारों की फुटेज आपके पास है जो कल लाहौर में, पंजाब में, काशिफ साहब जो केपीके में खुले और सिंध में खुले। काशिफ साहब, आपने कहा 80% स्कूल्स पूरे मुल्क में खुले। इन 80% स्कूल से मुतालिक आप मुझे ये बता सकते हैं फिर हुकूमत ने क्या इन 80% स्कूल्स को नोटिस दिया, इनको बंद किया, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की या आंखें बंद रखी? देखिए, हम तो कभी नहीं चाहेंगे यकीनन, क्योंकि वो ऐसा हुआ या नहीं हुआ फर्ज अदा कर रहे हैं। 25A आर्टिकल एक आईनी फर्ज है, ये उसी तरह अदा कर रहे हैं जिस तरह अदलिया बहाली तहरीक के अंदर वकला ने अपना फर्ज अदा किया था, और वो अपना आईनी हक जो है गया था गैर कानूनी तौर पे, उसको उन्होंने हासिल किया। और हम भी तालीम बहाली जो तहरीक है उसको चला रहे हैं। मैं आपको यहाँ रोकूंगा, नहीं करेंगे ना, सारे स्कूल्स करेंगे। मैं यहाँ रोकता हूँ किरण, इनको 80% से ज्यादा। अभी आपने देखा कि एक जो लेटेस्ट सर्वे आया उसमें वालिदैन ने ये कहा कि अदारे खोलें। सर सर्वे छोड़िए, आपका फेडरेशन क्या कर रहा था जब सारे के सारे एक पेज पर नहीं थे? आप चाह रहे हैं कि जी स्कूल खोलें, बाकी स्कूल खुल नहीं रहे, सारे एक पेज पे हैं। बिल्कुल, जो जिनकी बात कर रहे हैं सर वो पेज नजर आ गया। सर प्लीज साथ रहिए। गुजारिश करना चाहूंगा कि ये जो बात इन्होंने की ना, एलीट हमारे 1-2% स्कूल हैं जो चेन है। और सर मैं इस वक्त एलीट स्कूल्स की बात भी चलिए नहीं करता। सर साथ रहेगा काशिफ साहब, प्लीज साथ रहेगा। एक स्कूल प्रिंसिपल है फारूक शाह साहब, हमें ज्वाइन किए, उनसे भी हम इस मामले पर बात करते हैं। फारूक शाह साहब, एक प्रिंसिपल या किसी के एक मौकफ को पूरी कम्युनिटी का मौकफ नहीं कहूंगा। सर पूरी कम्युनिटी ये कह रही है कि एक का मौकफ था। अदब के साथ आपको ये फरमाती है कि जनाब ये सूरत। सर आप पहले मौकफ सुन तो लीजिए, आप पहले मौकफ उनका सुन तो लीजिए, देन यू कैन डिनाई दैट। काशिफ साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, काशिफ साहब आप पहले उनका मौकफ सुन तो लीजिए, फारूक साहब का मौकफ सुन तो लीजिए। आपको मालूम भी नहीं है वो किस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, पहले आप उनका मौकफ सुन तो लीजिए। प्लीज साथ रहेगा। फारूक साहब आपको भी वेलकम करेंगे इस शो में। फारूक साहब प्लीज आप बताइएगा आपके स्कूल का मामला क्या रहा? क्या आपने कल स्कूल खोला या नहीं खोला? ये जो फेडरेशंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, इनके साथ आप लोगों के राबते कैसे हैं? आप लोग इनकी बात मान रहे हैं या आप हुकूमत के साथ हैं? मामलात क्या हैं?
जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। और जहाँ तक बात है एसोसिएशन की, तो मेरा ख्याल है जो तो तालीमी इदारे होते हैं ये सिर्फ तालीम देने का एक ज़रिया है। इसमें तो जो एसोसिएशन या यूनियंस होती हैं ये तो होती हैं कॉलेजेस में, मिल्स में, बड़े बड़े इदारों में, जहाँ पे ज़रा प्रेशराइज करने के लिए सारा काम किया जाता है। और ये जो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो मैं तो पहली दफ़ा मिर्जा कर रहा हूँ कि कल स्कूल खुले थे। ये मेरी वाकई बहुत बड़ी न्यूज़ है। 80% स्कूल खुले, ये आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। हाँ, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैं शहर के अंदर हूँ और वहाँ पे माशाल्लाह बहुत बड़ा स्कूल है, मोहम्मदिया गर्ल्स हाई स्कूल, मोहनी रोड। बल्कि बात इस वक्त ये होनी चाहिए कि हमने इन बच्चों की ज़िंदगी को बचाना किस तरह है, ना कि सियासत करनी है। ये 15 जुलाई को भी स्कूल खोल रहे थे, 15 अगस्त को भी खोल रहे थे, अभी तक खुले नहीं है। करने वाला काम क्या है? करने वाला काम ये नहीं है। करने वाला काम यह है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, जो हमने आपको बताया भी था कि हमने बच्चों की 6 माह की फीस माफ की, बिल्कुल तमाम के तमाम असातिज़ा को हमने तनख्वाहें दी। हमने बिल्कुल, जब स्कूल खुलेंगे बच्चों को बुक्स भी देंगे, बैग्स भी देंगे। हम इस दफ़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगले साल हम कमा लेंगे, अगले साल खा लेंगे। इस वक्त सिर्फ हमारा जो ज़हन है ना, हमारा काम जो ये होना चाहिए कि बच्चों को हमने किस तरह आगे लेके चलना है। क्या इस वक्त मुल्क के हालात इजाज़त दे रहे हैं? और जहाँ तक ताल्लुक रहा हुकूमत का या एसोसिएशन का, हुकूमत का कोई किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है प्राइवेट स्कूलों से, ना ही प्राइवेट स्कूलों को हुकूमत की कोई ज़रूरत होती है। ये हमारे अपना सिस्टम इंटरनल होता है, हम प्राइवेटली सारी चीज़ों को चलाते हैं। इस हवाले से मेरे से आज से कोई 1 माह पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने रब्ता भी किया, बड़े आला अफसरान ने, लेकिन वो ज़रा 1 माह गुजर गया, दोबारा रब्ता हो नहीं सका। हो सकता है उनकी प्रायोरिटीज़ में शायद ये बात काफ़ी पीछे है। तो वज़ीर तालीम साहब से भी मिलना चाहूँगा इस हवाले से, और उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा इस हवाले से कि ये आखिर ये जो स्कूल है हमने इसकी किन SOPs के तहत खोलना है। और बात जहाँ तक ताल्लुक रहा है 15 अगस्त या 15 सितंबर, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता। हमारे लिए सिर्फ बच्चों की जो जिंदगी है वो मैटर करती है। बेशक सर, लेकिन मुझे प्लीज ये जरूर बताइएगा, हमारा ये मसला नहीं है सर प्लीज, लेकिन ये जरूर बताइएगा जो एसोसिएशन और फेडरेशन से क्या इनकी तरफ से आप लोगों को बताया गया कि ये SOPs हम खुद बना रहे हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करनी है? भाई बात सुने, हम एक तालीमी इदारा चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लाहौर शहर के सिटी के अंदर बहुत बड़ा एक तालीमी इदारा चलाते हैं। मैं किसी एसोसिएशन को नहीं जानता। मेरा ताल्लुक बच्चों के साथ है, मेरा ताल्लुक वो पढ़ाने के साथ है, मेरा ताल्लुक सियासत से नहीं है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती स्कूल के जिसके आप आगे बीच में बना ली। ये कोई फ्लावर मिल्स नहीं है, ये कोई पाकिस्तान स्टील मिल नहीं है, ये कोई PIA नहीं है बात कर रहे हैं इसमें आप जाके यूनियन बना के आप प्रेशराइज करें। ये क्या काम है? नहीं, इन लोगों का सिर्फ काम होना चाहिए स्कूलों की बेहतरी को देखना, बस। सर एक बात और बता दीजिए, ये बताइएगा, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन बनती है कि हुकूमत आपको कहती है कि जी स्कूल्स बंद रखने होंगे कुछ दिन और, कुछ महीने और, तो तब भी आप इसी टेम्परामेंट के साथ और इन्हीं ख्यालात के साथ बिल्कुल हुकूमत का साथ देंगे? तभी भी आपको यही लगेगा कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ स्कूल चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है? हमारा काम बच्चों को पढ़ाना है। मैंने तो पहले भी एक मिसाल दी थी कि वो एक alibaba.com है, उसने कहा जी कि ये साल हम बच्चों को, ये साल हम नहीं कमाएंगे, अगले साल कमा लेंगे, इस साल जिंदगी बचाएंगे। इस वक्त जो वक्त है ना, वो पेट भरने का नहीं है, पेट काटने का है, लोगों की मदद करने का है, लोगों के बारे में सोचने का है, ना कि ये कि इतने स्कूल उधर खुल गए, इतने स्कूल उधर खुल गए। इन चीजों से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, तालीमी नुकसान होगा, और ये नुकसान होना नहीं चाहिए। आपस में एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरी मिर्जा साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप बच्चों की तालीम पे तवज्जो दें और ये तो देखें कि हुकूमत कब स्कूलों को खोल रही है, हुकूमत के साथ चले। ना तो आप डॉक्टर हैं, ना मैं डॉक्टर हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे साथ थे। काशिफ मिर्जा साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। इस सिलसिले में बात कर रहे थे, बहस होनी चाहिए, बच्चों की सेहत और बच्चों की तालीम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। यही हुकूमत कोशिश कर रही है और यही सोच पेरेंट्स की है। बहरहाल जो भी SOPs हैं फॉलो भी करें, हुकूमत की बात भी माने, तब तो मामला सुलझेगा, अदरवाइज उलझते चला जाएगा। 4 सदा की बात कर लेते हैं जी, यहाँ पर क्या हुआ बताइए। हमने कल भी बात की थी, जो प्राइवेट स्कूल्स खुल रहे हैं तो 4 सदा की बात हुई कि वहाँ पर हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं। नोटिस और पाबंदी के बावजूद प्राइवेट स्कूल्स खुले। DC 4 सदा के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला भर में 571 रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं। अब इसमें से कितने खुले, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे एजाज खालिद ने। एजाज खालिद, बताइएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है, कितने स्कूल्स खुले हैं और क्या कार्रवाई हुई है अब तक जो स्कूल्स खुले हैं?
जी बिल्कुल, चारसदा ज़िला भर में 571 जैसे आपने कहा है कि 571 रजिस्टर्ड स्कूल है, तो उसमें ज़्यादातर जो स्कूल है वो खुले हैं, चंद एक स्कूल के अलावा। और यहाँ ये भी बताता चलूँ कि स्कूल मालिकान का कहना है कि हमने स्कूल बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर खोले हैं। उसकी जो छुट्टियाँ इतनी ज़्यादा आ गई है कि उसका मुस्तकबिल इससे तबाह हो रहा है, और उसके जो मार्क्स है एग्ज़ाम में, खासकर 9th 10th एंड और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, तो वो ख़राब हो रहे हैं। तो इसी वजह से ज़िला इंतज़ामिया ये भी कहते हैं कि जो स्कूल खुलेंगे तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हफ्ते के रोज़ चारसदा में जो है स्कूल तकरीबन तमाम ही खुल गए हैं, और आज भी चारसदा में 95% स्कूल जो है वो खुले हैं, लेकिन इसके बावजूद और हाजिरी का तनासुब क्या है यहाँ पर एजाज? कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर स्कूल्स में पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो हाजिरी का तनासुब है तो वो जो दीगर दिनों में होता है, जो आम रूटीन में होता है, उस तरह तो नहीं है, लेकिन फिर भी तादाद यहाँ पर ज़्यादा। वालिदैन भी इसी वजह से बच्चों के भेज रहे हैं कि उनका जो तालीमी साल है वो ज़ाया हो गया है, और घर में बैठे बैठे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो ख़राब हो रहा है। तो इसी वजह से तादाद उतनी नहीं है जो आम रूटीन में होती है, लेकिन फिर भी स्कूल मालिकान की तरफ से खुले हैं, और उनको कहा जा रहा है बार बार बच्चों के वालिदैन को भी और बच्चों को कि आप आएँ और क्लासेस लें। और इस फीस के मुताबिक यहाँ पर हम स्कूल मालिकान का कहना है कि इस फीस के मुताबिक हमने स्कूल खोले हैं, और जो तालीमी साल है वो ज़ाया ना हो। जी बहुत शुक्रिया एजाज, साथ मौजूद थे आप, और चारसदा की सूरत हाल से मुताल्लिक हमें बताए कि वहाँ पर बेशतर स्कूल्स खुले हैं। बहरहाल हाजिरी का तनासुब आम दिनों के मुकाबले में कम है। हम बात करते हैं अब ज़रा वालिदैन की, कि वालिदैन से जब ये सवाल किया जाए कि क्या आपको लगता है कि SOPs के तहत अगर स्कूल्स अभी खुल जाते हैं तो आप बच्चों को भेजेंगे? क्योंकि जाहिर है सबसे बड़ा कंसर्न होता है बच्चों की सेहत, और जो इस वक्त हालात हैं, बेशक यहाँ पर सिचुएशन खासी बेहतर है, बट स्टिल पेरेंट्स आर कंसर्न अपनी जगह। तो वालिदैन की राय आपको सुनवाते हैं। जी बिल्कुल, स्कूल खोल देने चाहिए, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, और वैसे भी जो घर के ऊपर है वो हम जो ऑनलाइन उनको क्लासेस करवा रहे हैं, उसके अंदर वो कंसंट्रेशन और उस तरह से माहौल नहीं स्कूल का उनको मिल पाता जिससे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकें। इस वक्त हमें देखना चाहिए क्या हमारे बच्चे सेफ़ हैं, क्योंकि बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल तरीन काम है। हम घर में इतनी मुश्किल से SOP फॉलो कराते हैं, स्कूल में वो SOP फॉलो होना बहुत जो है मुश्किल काम है। तो पहले हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि क्या कोरोना की वेव 2 कोई स्प्रेड तो नहीं हो रही, और हमें बच्चों को बिल्कुल रिस्क पे नहीं रखना चाहिए। हमें इस पे प्रिवेंटिव अप्रोच पे जाना चाहिए रादर देन रिएक्टिव। बच्चों का ऑल्दो के नुकसान हो रहा है, लेकिन लाइफ से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं। अगर SOPs के तहत तो खोलेगी और उस पर प्रोटेक्शन रहेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर। वैसे तो अभी नहीं खोलनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास तो पढ़ाई नहीं हो रही है, वो कहाँ समझेगा? जब वहाँ बैठ के बच्चा नहीं समझ रहा, ऑनलाइन में कैसे समझेगा? वो तख्ती पे लिखा हुआ या इससे लिखा हुआ स्कूल के अंदर नहीं पढ़ सकता। वो ट्यूशन पढ़ता है इसीलिए कि वो स्कूल नहीं पढ़ सकता, तो ऑनलाइन में किस तरह पढ़ेगा? वो तो बेवकूफ़ बनाने की बात है। अच्छा देखिए जी, दो तरह के मनाज़र हैं। एक तो ये कि पेरेंट्स परेशान है, दूसरे ये कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं ना। मैं चाह रही थी विजुअल्स अगर हम एक बार फिर प्ले कर सकें। ये जो बच्चों का आना जाना है ना, ये जो सारा माहौल है, अब देखिए बच्चों को SOPs के साथ में स्कूल जाने को मिले या फिर सारे के सारे मामला क्लियर हो जाए, ये वो वक्त होता है कि कोई बच्चे जो है ना वो एक्साइटेड भी दिखाई देते हैं, थोड़े से बच्चों को ना मम्मी पापा बहुत याद आ रहे होते हैं, और ये थोड़ा सा ना आप सुन भी सकते हैं कि मेरे स्टूडियो में थोड़ी सी हलचल है, और ये बहुत प्यारी हलचल है। हम छोटे बच्चों की बात कर रहे थे, उनके मम्मी पापा की बात कर रहे थे, लेकिन देखिए तो इसे कहते हैं गुड लक। हम छोटे बच्चों की बात कर रहे थे, हमें बहुत छोटे वाले बच्चे मिल गए, पारे वाले बच्चे। अब हमारे पे आ सकते हैं। अब आप आ सकते हैं, अब आप आ सकते हैं। शोएब डाकू, आपने मुझसे बेबी छीन लिया। किरण वो माशाल्लाह मुझे चाहिए इतना था, प्यारा बच्चा आ भी गया मेरे पास, तो मैंने खुशी उसे बिठा लिया। कोई फायदा नहीं हुआ, मैं तो चॉकलेट भी नहीं लेकर आई थी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि बेबी मेरे पास आ जाता। आपके पास भी आ जाएगा। अच्छा जी, हम बच्चों की बात भी कर रहे हैं और हम पेरेंट्स की बात भी कर रहे हैं, इसलिए करें क्योंकि हमने आज ये सवाल रखा है यहाँ पर कि पेरेंट्स क्या सोचते हैं। एक तो ये कि स्कूल भेजेंगे, दूसरा ये कि जो इतना अरसा लॉकडाउन रहा, स्कूल्स बंद रहे, तो ऐसे में घर में पेरेंट्स ने कैसे मैनेज किया? बेबी हैबिचुअल है कि जब बेबी से बात करेंगे ना, बाबा बात करेंगे तो बेबी सुनते रहे। तो देखिए हो कुछ यूँ रहा है कि पहले एक रूटीन थी, बाबा ऑफिस जा रहे हैं या मामा भी ऑफिस जा रही हैं, चलें ऐसे देख लें इसको।
बच्चों को मैनेज करना उस वक्त भी मुश्किल, और अगर मम्मा घर पर है, बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, स्नैक्स बनाने हैं, स्कूल जाएं, स्कूल से वापस आए, फिर उनको पढ़ाना भी होगा, ये एक अलग प्रैक्टिस थी, वो एक अलग रूटीन थी। लेकिन फिर इसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आ गए। अब जब आप कोशिश करते हैं कि बच्चों से गैजेट ले लें, मोबाइल ले लें, टैब ले लें, तो अगर लॉकडाउन है तो आपको इस सब का सहारा लेना पड़ता है, इस सब का सहारा लेना पड़ता है। तो अब मम्मा के साथ में किस तरह से उसको मैनेज करना किस तरह से मुश्किल हो जाता है या आसान, या फिर ये सारा कुछ क्या रहा? हमने एक फैमिली को बुलाया और जैसे कि आप देख भी सकते हैं, मम्मा ये रही, बेटी ये रही, वहाँ पर है बाबा और वो रहे छोटू सरकार। मेरी पूरी कोशिश है मैं एक बार फिर इनको ले लूँ। मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप ये कौन सी क्लास में है और आपको फिर आपका पहले रूटीन क्या था, अब क्या है? ये 1 क्लास में है और पहले रूटीन में बस वो स्टार्टिंग में ये होता था 6 o'clock उठना, बच्चों को रेडी करना, उनको नाश्ता तैयार करना, उनका लंच रेडी करना और वो सब कुछ, फिर इनको स्कूल के लिए रेडी करना, फिर वैन का वेट करना। जी, कभी सोए हुए होते थे, कभी सो रहे होते थे, कभी उठ भी जाते थे। बस मतलब ये लाइट्स ऑन होती थी, बच्चा भी उठ जाता था साथ। ऐसे ही होता है। अब आपकी रूटीन ऐसी हो गई है, टाइमिंग चेंज हो गए, बच्चों की टाइमिंग चेंज हो गई है। बच्चे सोते हैं, जल्दी सो जाते हैं तो सुबह लेट उठना होता है या सुबह जल्दी उठना होता है। इनकी टाइमिंग ऐसी हो गई है। पढ़ाई में इन लोगों का दिल बहुत मुश्किल से लगाना पड़ता है, बहुत मतलब हमारी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत पहले इतनी मेहनत नहीं होती थी, पहले स्कूल की टाइमिंग्स अलग होती थी, ट्यूशन्स की अलग होती थी। मतलब हमारी बेटी माशाल्लाह से इतनी अच्छी है, माशाल्लाह से नहीं रहा जी। हम लोग इस चीज के भी खिलाफ है एज अ पेरेंट, Yes. बच्चा ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकता। यस, ऑनलाइन क्लासेस बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ सकता, नहीं पढ़ता। हमें तो उस ऑनलाइन चीज कैसे एक एक करके अगर बात करेंगे तो समझ हमें भी आएगी और व्यूअर्स के लिए। अदनान साहब मैं आपकी तरफ भी आता हूँ। आप दोनों तो माशाल्लाह टीचर भी हैं। मैं तो आराम से पलट गई थी इस तरफ। माशाल्लाह ये हम व्यूअर्स को भी बता रहे हैं कि एज पेरेंट तो हम बात करें, एज टीचर भी हम इनसे बात करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है देयर टीचर्स एज वेल। अदनान साहब पहले आपकी तरफ मैं आता हूँ। इस लॉकडाउन का बहुत असर हुआ, जॉब्स पर असर हुआ। बिल्कुल, जॉब के ऊपर इस तरीके से असर हुआ कि काफ़ी स्कूल्स वाले जो है अपने स्टाफ को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि फ़ी जो है उनको पूरी मिल रही होती है। क्योंकि फीस का लेने का जो शेड्यूल है वो अपना पूरा रेडी करके रखते हैं या बहाने तलाश करके रखते हैं कि हम असाइनमेंट नहीं देंगे या फिर हम कोई वर्क नहीं देंगे। तो इस तरीके की क्या होती है कि पेरेंट्स को टॉर्चर करने वाली बात होती है कि फ़ी निकलवाने के लिए। मगर बात ये होती है जब आप फ़ी पूरी ले रहे हो तो आप टीचर्स को भी पूरी सैलरी दें। वैसे अदनान साहब, और काफ़ी स्कूलों के अंदर आजकल ये भी रहा है कोविड की वजह से कि अगर सैलरी दे रहे हैं तो वो 20% डिडक्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, काफी स्कूलों में। तो दैट्स नॉट दी। और उसमें हमने ये भी देखा कि अगर कोई ऐसा टीचर है जो कि आर्ट्स का टीचर है, क्योंकि बच्चों को आज आर्ट्स की क्लास तो वो कंडक्ट करा भी नहीं रहे, इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, यही क्लासेस छोटे बच्चों की जो है वो फॉलो किए जा रहे हैं। इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स एंड साइंस। यस, इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर शायद ज्यादा फोकस है और स्कूल वालों का। सब्जेक्ट्स पे फोकस भी नहीं है और इसकी वजह से उन टीचर्स को तो उन्होंने निकाल भी दिया या सैलरीज भी नहीं दी कि उनका कोई वर्कआउट नहीं दे रहे, कि शायद उन्होंने मेन 4 सब्जेक्ट कर लिए हैं और बाकी हैंड टू हैंड वो कर रहे होते हैं। और जाहिर है ये बच्चों के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ये और बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगी, ज़ाहिर है टीचर हैं आप, तो ये बताइएगा कि फिर ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना, वो जो फिजिकल क्लास होती है ना जिसमें बच्चे आपके सामने होते हैं, उसमें और इसमें दोनों में टेंशन ज्यादा किस में, टाइम किस में ज्यादा लगता है? टेंशन ज्यादा वीडियोस ऑनलाइन क्लासेस में, सबसे ज्यादा टेंशन ऑनलाइन क्लासेस में। उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, अगर फर्स्ट वीडियो सही नहीं बनी तो रिटर्न में दोबारा बनाए, बनाते जाए चाहे आपकी 50 बार बन जाए, लेकिन आपको बनानी है उन्हें। चाहे स्कूल ने आपको फैसिलिटेट किया हो कि उन्होंने आपको सिस्टम प्रोवाइड कर दिया हो, इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया हो, ऐसा हुआ था? जी, इस तरीके से भी हो भी जाता है और नहीं भी होता, कुछ टीचर्स पे डिपेंड करता है वो किस तरीके से वीडियोस बना रही हैं। और सैलरी कट भी उसके अंदर आ जाता है, सैलरी कट्स भी आ जाती हैं। जी, ये चीज भी, ये इश्यूज भी होते हैं। और कुछ अपने स्टाफ को कम करने के लिए वो फायर भी कर देते हैं। कोलीग्स के साथ में भी ऐसा रहा? आपके ज़ाहिर मुख्तलिफ स्कूल से वाबस्ता होंगी, लेकिन टीचर्स होंगे एक प्लेटफॉर्म पर होंगी। जी, ऐसा होता है। इस लॉकडाउन में भी जाता है, फायर कर देते हैं स्टाफ कम करने के लिए कि बस हमें स्टाफ कम करना है और फिर इस तरीके से हम रख नहीं सकते टीचर्स। अपनी फैमिली भी देखनी है और फिर एक पूरी जनरेशन है कि जिसको बनाना एक टीचर की ये जिम्मेदारी होती है। बहुत ये अब हो चुका है, ऑनलाइन स्ट्रेस से आप गुजर रही हैं, अब आप स्ट्रेस से गुजर रही हैं कि आपको अपना घर भी देखना है,
अपने बच्चे और वो स्कूल, वो भी आप ही के बच्चे, वो अब ये सब कुछ देखना है और सैलरी कट के साथ में देखना है। मतलब एक टीचर को तो स्ट्रेस से दूर होना चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैं कर लूँ सही तो एक टीचर जो है ना, उसको उसके लिए जितनी सहूलत होनी चाहिए हमारे यहाँ है नहीं, और उससे भी बढ़कर ये सारे मसाइल आ गए जी, बहुत आ गए। अब मुझे ये बताइए, एक तो वर्क प्लेस का आपने बता दिया कि जी वो काम जो है ना वो ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा कंसंट्रेशन ले रहा है, ज्यादा आपका ध्यान ले रहा है। लेकिन अब जरा मुझे ये बताइए किचन के बारे में, वो कैसे मैनेज कर रही हैं? आपकी जो दूसरी साथी हैं वो किस तरह से मैनेज कर रही हैं? उनको क्या टेंशन होती है? मेरे लिए, किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरे फ़र्द के लिए बात करना मुख्तलिफ इसलिए है आपसे क्योंकि हम पर उतनी जिम्मेदारी नहीं। आपको तो बहुत आगे बढ़कर, जिसको कहते हैं ना आगे बढ़कर खेलना, मुझे वो बताइए, वो वाला स्ट्रेस, वो वाली परेशानी आपकी। वो वाली परेशानी भी है, बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस को भी लेकर चलना है, अपने घर के काम को भी लेकर चलना है, रूटीन में छोटे बच्चों को भी लेकर चलना है, और अगर फ्रेंड्स एक साथ गैदरिंग में बैठनी है तो उनकी भी यही रूटीन होती है, यार सुबह स्कूल में जाना है, वहाँ वीडियोस बनानी है, शॉपिंग सबको बराबर करनी है जी, ग्रोसरी सबको बराबर लेकर आनी है, घर जाके बच्चों को भी देखना है, छोटे बच्चों को देखना है, आने वाली ऑनलाइन क्लास का वेट करना है, मोबाइल्स वगैरह यूज करवाने हैं बच्चों को। सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के मोबाइल यूज करवाने में बिल्कुल बच्चों पर नजर रखनी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पेरेंट्स को बिल्कुल सारे काम छोड़कर अपने बच्चों पर नजर रखनी है, क्योंकि मोबाइल उनके हाथ में आ चुके हैं। एग्जैक्टली, मुझे ये बताएं कि बात है, मोबाइल उनके हाथ में आ चुका है। एग्जैक्टली, वो मोबाइल वैसे अदरवाइज भी आजकल बच्चों के हाथ में तो है, मतलब वो कार्टून्स के लिए है। वो तो है कार्टून्स के लिए, अब ज्यादा केयर करेंगे इसको, अब हमें यही चीज नोट करनी पड़ती है, बच्चा पढ़ाई की तरफ या कार्टून की तरफ। राइट, मुझे एज अ टीचर आप बताएं, इस सिस्टम पे जब हमने स्विच किया, ऑनलाइन सिस्टम की तरफ स्विच किया, क्योंकि हमने सोचा कि हर्ज तो हो रहे हैं, उस तरह का हर्ज ना हो, बच्चों का रिस्पांस कैसा देखा आपने कि बच्चे कितना पिक कर रहे हैं? क्योंकि टॉक एंड चॉक मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, लेकिन अब हमने स्विच किया ऑनलाइन सिस्टम पे। आई थिंक मेरा माइंड ये है कि बच्चे इतना पिक नहीं कर पा रहे। 10%, 20%, बस मामूली 10, बस ज्यादा नहीं कर पा रहे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है। बच्चे ये सोच रहे हैं यहाँ क्या पढ़ना है, स्कूल की पढ़ाई अलग होती है। पता है दुनिया भर में ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये बहुत सारे लोगों के लिए तालीम का, आगाही का बायस बन रही है। हम ऐसा नहीं कर पा रहे, तो फेलियर है समहाउ, ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? लगता है, क्योंकि ये देखे ना, अब बच्चा अगर मोबाइल की तरफ है तो हमें ये डाउट होता है कि आया वो बच्चा इतनी साइलेंटली वीडियो देख रहा है या अपना कार्टून देख रहा है या फिर कुछ और एसेसरी यूज कर रहा है। तो ये काफी होता है, क्योंकि बच्चों को लीव करना पड़ता है कि जब आप ऑनलाइन दे रहे हो तो ये कभी कभी ये भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि शी डजंट अंडरस्टैंड कि व्हाट शी इज गोइंग टू। नहीं ज़रा इस एज के बच्चों के साथ तो पेरेंट को बैठना पड़ता है। देखिए इस स्टेज के अंदर बच्चा जो है, आप इंग्लिश के अंदर वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हो, क्या बच्चा पिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर आपने बच्चे को स्टैंडर्ड दिया है कि जो आप ऑनलाइन में दे रहे हो, ऑनलाइन के अंदर आप शो ऑफ कर रहे हो कि इंग्लिश स्पीकिंग है एंड इंग्लिश कन्वर्सेशन है या इंग्लिश लेक्चर है, तो क्या बच्चा वो समझ रहा है? आपने वो स्टैंडर्ड बच्चे को दिया? एक और मसला भी अदनान साहब, पढ़ाते हैं 20 मिनट और होमवर्क देते हैं वो अगले 6 दिन का, और फिर वो जो माँ है वो घर के काम करेंगी, दूसरे बच्चे को संभालेंगी और 6 दिन का होमवर्क कराएंगी। अब देखिए ना, अब हम लोग टाइमिंग भी ऐसी होती है, इसी टाइम पे आपको वर्क कंप्लीट करना है और कॉपी स्कूल में देनी है, और फिर माँ बैठी हुई बार-बार ईमेल भी कर रही है। जी बिल्कुल, ये चीज जवाब दे रहे टीचर को व्हाट्सएप कर रही है, ईमेल हम टीचर्स हैं, अब हम लोग ऑनलाइन अपने बच्चे को भी दे रहे हैं और अपने खुद के दूसरे स्कूल बच्चों को भी टाइम दे रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि घर आकर हमें ऑनलाइन देना है। तो अब उसके अंदर क्या प्रोसेस है कि अब हमें उस वक्त अपने ही बच्चों को देखना है, इन बच्चों को अपने ज्याती जो बच्चे उनको छोड़ देना है, ज्याती बच्चों को छोड़ देना है। वो क्यों? क्योंकि हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। अब इन सब चक्करों के अंदर क्या है कि हम एज अ पेरेंट ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट से भी कि जो फी इंक्रीमेंट किया गया, स्कूल वालों ने बहुत कहा कि अप्रैल एंड मई के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स इश्यूज हुए कि फी 20% डिडक्ट कर दी जाएगी, मगर काफ़ी स्कूलों ने क्या है डिडक्ट नहीं की। सिर्फ ये कहा गया कि दे आर वेटिंग फॉर दी कोर्ट ऑर्डर्स। अगर आप कोर्ट का ऑर्डर का वेट कर रहे हो और उन्होंने कहा कि हम एडजस्ट कर देंगे अगस्त के अंदर या जुलाई के अंदर, अब अगस्त या जुलाई आता है तो वो लोग कहते हैं कि हमें कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिला, तो ये कैसे पॉसिबिलिटी है? आप लोगों को चाहिए कि वो एडजस्ट करें। चलें, ये एक इशू फिनिश हुआ। अब सेकंड क्या कि जैसे ही अगस्त आया तो आप लोगों ने फी वाउचर्स के अंदर इंक्रीमेंट लगा दिया कि हम लोग देखिए पेरेंट्स जो है एक बटन से हम लोग निकले नहीं है।
एक बटन हमारे पर क्या गिर रहा है कि आपको जॉब से भी फायर किया जा रहा है, और दूसरा बटन इंक्रीमेंट का आ रहा है, और इसके बाद अब ये सुनने में आता है सैलरी कट आपका, पूरी फीस उनकी, पूरा फायदा उनका। देखिए आधी से ज्यादा टेंशन आपकी, समझ में आ गया। अब एनुअल चार्जेस आपको देने हैं, एनुअल चार्जेस आपको देने हैं, मेरे पास आ जाओ। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोगों को देने हैं, तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि मंथली देनी है, तो टोटल डबल बता रही हूं, या जॉगिंग शुरू हो जाएगी भी थोड़ी सी देर में, जंपिंग भी शुरू हो जाएगी। इसको एड्रेस करना चाहिए, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच। या तो ये करना चाहिए कि अभी जो हमारे एनुअल चार्जेस हैं एटलीस्ट खत्म कर देने चाहिए ताकि हमें रिलीफ। ठीक है अदनान साहब, बेहद शुक्रिया। सदफ आपका शुक्रिया। हमें ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। नहीं मैं नहीं छोड़ रही। वेलकम बैक। आपको बताएंगे पेशावर का मेगा प्रोजेक्ट BRT इफ्तिताह हुआ था 14 अगस्त को, और उसके बाद से मसाइल का सामना है। सिक्योरिटी गार्ड्स पर तशद्दुद हुआ, इसके अलावा प्रोजेक्ट की जो बसेस हैं इनको नुकसान पहुंचाया गया, बहुत से ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए। तो हमने सोचा कि आज इसका अहाता किया जाए कि ये जो मसाइल दरपेश हैं इस प्रोजेक्ट को, इनको हल कैसे किया जा रहा है और अब तक क्या एक्शन लिया गया है। तो इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे साद बिन ओवैस। BRT पेशावर का जो मेगा मंसूबा था 13 अगस्त को जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उसका इफ्तिताह किया पेशावर चमकनी डिपो से। उसके बाद जो है 14 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो जश्न आज़ादी के मौके पर जो है एक हादसा पेश आया जहां पर नौजवान जंगले फलांग कर दाखिल हुए और उन्होंने जो है 4 सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया था, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हुए थे। इसके अलावा पुलिस ने जो है BRT हुकाम की कोऑर्डिनेशन के साथ उस वीडियो की मदद से जो है 2 से 3 अफराद को जो है वो गिरफ्तार किया, जिनसे तफ्तीश जारी है, जिन्होंने BRT बस को और उसके अलावा जो है सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया। BRT की बस की अगर सीट की बात करूं, जो सीट को जो काटी गई थी उस पर जो है वो BRT हुकाम ने उस बस को जो है दोबारा सेट कर दिया। उसके अलावा एक वीडियो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर जिसमें BRT बस को जो है वो की मदद से जो है टर्मिनल ले जाया जा रहा था। हुकाम से जब हमने बात की, उनका भी ये कहना था BRT का टायर पंचर हुआ था, जिसके बाद उसको शिफ्ट किया गया टर्मिनल और वहाँ पर जो है इसका टायर रिन्यूअल करवाया गया। और इसके अलावा जो तशद्दुद का मामला है उस पर पुलिस हुकाम और उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन जारी है। उन जो 2-3 अफराद गिरफ्तार हुए हैं उनसे जो है तफ्तीश जारी है कि किस वजह से उन्होंने जो है छंगले फलांग कर जो है आए और सिक्योरिटी गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया था। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया हमें। और 13 अगस्त का इफ्तिताह, उसके बाद से क्या मसाइल दरपेश हैं BRT को, इससे मुतालिक हम बात करते बढ़ते हैं आगे और एक स्टार की बात करते हैं। आमिर खान, इनकी तुर्क खातून अव्वल से मुलाकात हुई और इस मुलाकात ने इंडिया में आग लगा दी। कौम परस्त हिंदू तिल मिला उठे। अब बात करेंगे कराची की। कराची के मसाइल हल होने की जो उम्मीद थी उसकी हमने गुज़श्ता रोज़ भी बात की थी कि कमेटी कायम हो रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसका हिस्सा होंगी और फिर मसाइल हल होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची समेत सूबे की बेहतरी के लिए वफाकी वज़रा की मुलाकात की तस्दीक तो की, वाज़े भी किया कोई कमेटी नहीं बनी। कमेटी से मुतालिक उन्होंने कहा कमेटी अगर बनेगी तो सूबाई और वफाकी नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगी। मुराद अली शाह सिंध को मांग करार देते हुए जज्बाती भी हुए। मेरे ऊपर दबाव किसी का नहीं है। मेरे साथ किसी मीटिंग में ना 149 का जिक्र हुआ है, ना 234 का हुआ है, ना 235 का हुआ है। मुराद अली शाह के साथ कोई हुज्जत कर सकता है कि वो आईन के खिलाफ कोई बात करे, उसको वैसे ही जवाब मिलेगा चाहे वो कोई भी हो। सिंध हमारी माँ है, माँ के टुकड़े करने वाली जो बात करेगा उसके सामने हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी सिंध सूबे की, सिंध असेंबली की, सिंध हुकूमत की एग्जेक्टिव पावर जो आइन में मौजूद है उनके पास किसी के साथ शेयर नहीं होगी। बड़ा क्लियरली कहता हूँ, जिसके दिमाग में ये फतूर है, भूसा है, वो बड़ी बैठकों से लेके इन सारी की सारी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स तक कराची के शहरियों ने एक बार फिर ख्वाब देखे। कराची के शहरियों ने एक बार फिर सोचा कि शायद कुछ बेहतर हो जाए, शायद कुछ मुनासिब हो जाए, शायद इस बार मसाइल से छुटकारा मिले, थोड़ा अरसा लगे। अब ऐसा कुछ लगता नहीं है। तो हम इसी सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान हमको ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फरमाइएगा, आपने तो पहले ही कह दिया था कि होने वाला कुछ नहीं सर। ये तो कुछ उसी तरफ को जाते हुए मामलात हैं और बहुत जल्दी। देखें,
सही बात है, मैंने सच्ची बात कही थी। असल में होता ये है कि इस तरह के जब मौके आते हैं तो लोग कहते हैं हाँ हमें बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मुझे पता है कि ये तीनों ने मिलकर पहले कौन सा जो है वो खैर का काम किया है जो अब इनसे किसी खैर की तवक्को है। और बात ये है कि ये बात तो दुरुस्त है कि ये जो शोर मचा रहे थे पीटीआई के लोग, हम कराची को वफाक के तहत ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, परसों से जो इनकी टोनी बदल गई। उन्होंने कहा हमने तो कभी कहा ही नहीं था कि वफाक के तहत ले लेंगे। इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, यानी गैर संजीदगी का मुजाहरा तो पीटीआई के लोग भी करते हैं ना। इनके वज़रा का लगता है अपने वजारतों में काम नहीं करते, सिर्फ टीवी पे आके सोशल मीडिया पे आके बाजा बजाना होता है, वो बजाते रहते हैं। कराची से उनकी दिलचस्पी का आलम यह है कि 14 MNA और 30 MPA, आप बता दें उनका क्या रोल है कराची की तामीर और तरक्की में और कोई संजीदा बात करने में। इसका डेटा उनके पास नहीं होता है, इसकी गली मोहल्लों का उनको नहीं पता होता है, इसलिए कि वो डिफेंस में रहते हैं। 80% लोग वहीं रहते हैं, वहीं से चले जाते हैं फ्लाइटें पकड़ पकड़ के सारे पैसे से, और फिर हम मजबूर हो जाते हैं। पता ही नहीं है। तो अब बात आ गई पीपल्स पार्टी की। अब पीपल्स पार्टी में जो ये एटीट्यूड है मुराद अली शाह साहब का, एक तो मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी ऐसी बात है कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए आप हर वक्त एक ही नारा लगाते रहे कि सिंध को तकसीम करने नहीं देंगे, सिंध की तरफ कोई आंख उठा के, कौन देख रहा है भैया आंख उठा के? आईनी तरफ ही जो चीज भी होगी वो होगी ना। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रहते हुए हम सब काम करते हैं। क्या ये पाकिस्तान का दारुल खिलाफा कराची नहीं था? क्या उस वक्त सिंध मौजूद नहीं था? उस वक्त जो है वो तो किसी को परेशानी नहीं थी। ये तो सिंध, ये जो कराची जो है जो दारुल खिलाफा बना है, ये कुछ सिंध के मतलब मर्जी के बगैर तो नहीं किया था ना। बात ये है कि उस वक्त तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन अब अचानक से जब भी कराची की तामीर और तरक्की की बात हो या कोई क्वेश्चन करे कि आप कराची पे पैसा नहीं लगाते, आप कराची के तमाम जो है वो इदारों को अपने कब्जे में ले लेते हैं, आप KBCA को SBCA बना देते हैं, आप सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना देते हैं, आप वाटर बोर्ड को अपने कब्जे में ले लेते हैं। जब कोई सवाल करता है तो आप कहते हैं सिंध को तकसीम नहीं करने देंगे। भाई आपसे कौन कह रहा है? हम ये कह रहे हैं कि आप तो सिंध, पूरे सिंध में काम करें, तमाम शहरों को आप अहमियत दें। हर शहर की अपनी अहमियत होती है, चाहे वो शिकारपुर हो, चाहे वो जैकबाबाद हो, चाहे लाड़काना हो, चाहे हैदराबाद और सक्कर और कराची हो। लेकिन आप डिट्रैक्ट कर देते हैं अपनी नाअहली और करप्शन पर जब बात होती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत की तो प्राइम जिम्मेदारी है कि उसने कराची को बिल्कुल नजरअंदाज किया है और यहाँ पर खर्च नहीं किया है और यहाँ पर उसने ना कोई अपने किसी विजन का मुजाहिरा होगा क्या सर, होगा क्या? देखिए पीपल्स पार्टी, सॉरी सर बात आपकी कट रही है, आप मेरे सवाल लेने साथ में जवाब भी दे दे। सर देखिए पीपल्स पार्टी लंबा सफर, पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद में आ जाती है MQM, 30 साल 35 साल सबके सामने, उसके बाद आ जाती है PTI जिसका नारा है तब्दीली, जो बिल्कुल आप ये यूं समझिए अगर सियासी करियर देखा जाए तो वो दीगर पार्टीज की निस्बत बिल्कुल नौवारिद है। सर कराची के नसीब नहीं बदल रहे। सर कराची से आगे कल हम हैदराबाद की स्टोरी कर रहे थे, वहां पर भी बुनियादी स्ट्रक्चर ना होने के बराबर बहुत सारे मसाइल है, लोगों की जानें चली जाती है, गटर का ढक्कन नहीं है क्योंकि मासूम बच्ची की जान चली गई। सर अफसोस हो रहा था, उस बच्ची की पिक्चर नहीं देखी जा रही थी। जब हमने उस स्टोरी के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की तो पता चला इससे पहले तो 2 लोग सफाई करते हुए जान जा चुकी उनकी। सर देखिए कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से आगे अगर पूरे सिंध की बात कर ली जाए, जो नॉन सीरियस किस्म के स्टेटमेंट्स आप कोट कर रहे हैं सर वो भी अपनी जगह है। नसीब नहीं बदल रहा, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और हुए चली जा रही है। तदारुक क्या है? शहरी कहाँ जाए सर? देखें बात ये है ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, मुहावरा सुना है आपने? जी बिल्कुल। आप जिन 2 साल की बात कर रही हैं, इन्हीं 2 साल से पहले 5 साल और थे और BRT हमने अभी देखी है जो 1 साल से 2 साल का मंसूबा था जो 7 साल में बना और जिस पे खर्च होना था कुल 15 अरब रुपए, वो 70 अरब रुपए खर्च किए PTI ने। तो अगर आप ऐसे लोगों को सिंध भी दे देंगे तो उसके नतीजे में आपके ख्याल में क्या दूध शहद की नहरें बहने लगेंगी? इसी तरह उनका जो जनरल एटीट्यूड है काम करने के हवाले से और संजीदा लेने के हवाले से चीजों को, वो आपके सामने है। मैं किसी पार्टी की नहीं कहता कि उसको काम नहीं करना चाहिए, जिसके पास मैंडेट है वो काम करे, लेकिन अब बुनियादी बात यह है कि कराची के शहरियों को, खासतौर पर पूरे सिंध के शहरियों को देखना होगा। देखिए मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ ना तो किसी बुनियाद पे कर रहा हूँ। हमने कराची की खिदमत की है, हमारे पास जब मेयरशिप थी तो हमने काम किया है, हम डिलीवर कर सकते हैं, हम गली मोहल्लों से वाकिफ हैं। जमात इस्लामी ही कराची को तब्दील कर सकती है, आज नहीं कल नहीं परसों, जब भी कराची के शहरियों को अपने इस बात की रियलाइजेशन हो जाएगी और जैसे कि हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए कि रास्ता यही है कि आप बल्दियाती इंतखाब कराए जाएं। अब ये तीनों का इत्तेहाद ये था कि 1 साल डेफर करना चाहते हैं ये लोग, MQM और पीपल्स पार्टी में। सर बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं और जिस तरह पहले कराए गए उसी तरीके से कराए जाएं, क्योंकि वसीम अख्तर साहब तो कुछ शिकायत भी कर रहे हैं कि वो जो ऑर्डिनेंस था, वो तरमीम थी, वो ठीक नहीं थी। नहीं 2 बातें हैं।
ये बात उनकी सही है। अच्छा। पहले तो ऑर्डिनेंस सही, एक्ट सही होना चाहिए, ऑर्डिनेंस से नहीं होना चाहिए, एक्ट होना चाहिए। एक्ट ये है कि जो असेंबली पास करती है। बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के जो वडेरे और जागीरदार हैं, क्योंकि अंदरून सिंध से अपनी जागीरदारी की बुनियाद पर सिंधियों का इस्तेसाल कर लिया। सिंध की बात करते हैं, सबसे ज्यादा सिंधियों का इस्तेसाल करते हैं वडेरे, सबसे ज्यादा अपने हारियों के ऊपर जुल्म करते हैं और उनका मैंडेट हासिल करके ले आते हैं और अददी अक्सरियत की बुनियाद पर कानून पास कर लेते हैं। ये कानून पास हो जाता है और पहले तो MQM भी इन कानून के साथ खड़ी होती थी, साथ मिलकर ये सारे काम करते थे। गवर्नर साइन करते थे, फारूक सत्तार साथ बैठे होते थे, तस्वीरें गर्दिश कर रही हैं, हाई मलिशा दरमियान जो है वो एक तरफ होते थे और ये सब लोग मिलकर ये ऑर्डिनेंस मुसल्लत करते थे। बाद में MQM चीखती थी ऑर्डिनेंस सही नहीं है। इस ऑर्डिनेंस को सही करने के लिए ये वडेरे जागीरदार नहीं करेंगे, ये अवामी दबाव से इसको ठीक किया जाएगा। इस पर जमात इस्लामी काम कर रही है, आप देख रहे हैं। हम मैदान में हम एहतजाज करेंगे, हम अवामी दबाव डालेंगे और इनका घेराव करेंगे ताकि ये सही ऑर्डिनेंस लाएं और इसके नतीजे में कराची के लोगों को एक सही कानून मिले जिसके नतीजे में उनको इख्तियार मिले। और दूसरी बात ये है कि फिर उसके बाद इख्तियार के साथ ही बल्दियाती इंतखाब कराया जाए। सर, ये ना हो कि आप कहें कि हम पाबंदियों के नाम पर 1 साल डिले कर रहे हैं। अब डिले पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया। इस मामले में डिले नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फरमाइएगा कि जिस बैठक में, जिस बड़ी बैठक में जो कराची के मसाइल के ऊपर थी, उसमें इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, यही तीनों आकर के, आप लोग कहाँ थे? जमात इस्लामी कहाँ थी? इवन मुस्तफा कमाल साहब भी थे। कमाल साहब कहाँ थे? नहीं, मैं तो अल्लाह हमें ऐसी बैठकों से बचाए कि जो किसी साजिशों के नतीजे में जो है वो आए। सर, आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कुछ वाकई कॉन्क्रीट होने जा रहा है? नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन सी बैठक थी। अभी तो जाहिर है सिर्फ कामरान खान साहब के बयानात से ही जाहिर होता है ना कि किसी फौजी ने, मैं नहीं जानता। सर, तस्दीक हुई है ना, तस्दीक खुद की है, सियासी जमातों के नुमाइंदों ने तस्दीक की उस मीटिंग की। नहीं, उन्होंने NDMA वाले साहब जनरल अफजल साहब की बात की है, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने इंप्रेशन दिया जैसे कोई फौज ने उनको बिठाया है, NDMA तो जाहिर है कि उसका एक बनता है ताल्लुक कि वो इस वक्त काम कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि बैक डोर से या किसी साजिशी थ्योरी के जरिए से आना चाहिए। हम बरसरी जमीन काम करते हैं, सर अल्लाह की जात पर भरोसा करते हैं और आवाम के सामने खड़े होंगे। आवाम अगर ठीक से साथ देंगे सही है, नहीं देंगे तो हम तो खिदमत कर रहे हैं, करते रहेंगे। आवाम के साथ की सर जहां तक बात है, जरा आवाम ने जिन पार्टीज को वोट दिया, हम उनके नुमाइंदों की अगर बात करें तो उन्होंने तस्दीक की, उस मीटिंग की तस्दीक की, कराची के मसाइल हल करने से मुताल्लिक एटलीस्ट सीरियसनेस नजर आई। व्हाई नॉट जमात इस्लामी? वो नजर नहीं आई भाईजान। वो अव्वल तो बात ये है कि ये मीटिंग किसने बुलाई थी, ये भी तो बताएं। पीपल्स पार्टी ने बुलाई थी, MQM ने बुलाई थी, वफाक ने बुलाई थी। अगर सर बुलाई जिसने भी थी उसमें जमात इस्लामी क्यों नहीं थी? जमात इस्लामी की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं थी? और एम तो उनका यही था ना कि तदारुक हो सर मसाइल का। भाई, जिसने मीटिंग बुलाई थी उससे पूछें, उसने जमात इस्लामी को बुलाया था? वो क्यों जमात इस्लामी को क्यों बुलाएंगे? इनको देखें, सीधी बात है, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग बनने जा रही थी तो ये खुद तोड़ देंगे कि बल्दियाती इंतखाबात को 1 साल के लिए डेफर। PTI का मुंह नहीं है कि वो कहे कि बल्दियाती इंतखाब कराओ, इसलिए कि 1 साल से पंजाब में नहीं कराए और KP में नहीं कराए और बलूचिस्तान में नहीं कराए। जब वो खुद नहीं करवा रहे हैं तो वो पीपल्स पार्टी से कैसे कहेंगे कि बल्दियाती इंतखाब? आपको लगता है इसमें डिले होगा? आपको ये लगता है? करना चाहते हैं, करना चाहते हैं ये डिले? चाहते हैं कि इलेक्शन हो और डिलिमिटेशन हो, ठीक, उससे पहले नोटिफिकेशन आबादी का हो, ठीक है, फौरन रैपिड ये काम हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाफिज नईमुल हमीद, जमात इस्लामी कराची, साथ मौजूद थे आप और कराची के मसाइल पर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन पर बातचीत समेत खित्ते की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा सऊदी अरब, उससे मुताल्लिक की अपडेट है कि सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से ये अहम मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक जो डिटेल्स सामने आई हैं इस मुलाकात से मुताल्लिक, तो बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई ताउन, इस पर बातचीत हुई है। खित्ते की सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आर्मी चीफ की सऊदी नायब वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सुलेमान से मुलाकात से मुताल्लिक। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। आगे बढ़ेंगे, ये तो हमने बात की थी एक अहम खबर की, एक अहम मुलाकात की ISPR से जो हमारे पास डिटेल्स आई थी। बढ़ते हैं आगे और अब ज़रा बात करते हैं हम पंजाब की। बात हम करते हैं
कि क्या लॉकडाउन फिर से हो सकता है, कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट्स क्या हैं पंजाब को लेकर, मुहर्रमुल हराम से मुतालिक क्या SOPs तैयार की जा रही हैं, ये अहम मामलात हैं, इन पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी एंड प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब कैप्टन उस्मान साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर प्लीज़ सबसे पहले ये बताइएगा, ये इतलात हैं कि पंजाब में खदशा है एक बार फिर कोरोना फैलेगा, क्योंकि जो ट्रांसमिशन रेट है वो थोड़ा सा बढ़ा है, इसकी वजह क्या है सर? क्या SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ? जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसका इतलाक सही से नहीं हुआ? देखिए जी, कोरोना फैलने का खदशा तो बिल्कुल है, और जो है वो इस हवाले से हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जब तक इस बीमारी की वैक्सीन अवेलेबल नहीं होती तब तक हमें SOPs के साथ ही अब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है। और SOPs में जो सबसे बुनियादी बात है वो सोशल डिस्टेंसिंग है, और जो दूसरी बात है वो ये है कि हम अपने फेस को कवर रखें, यानी कि अपने चेहरे को महफूज रखें कोई फेस कवरिंग के साथ या मास्क के साथ। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, पुरजूम जगहों पे जाने से गुरेज किया जाए। और आपको पता है कि अब तमाम जो लॉकडाउन्स या जो बंदिशें थी वो ओपन कर दी गई हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि SOPs जो हैं वो किसी सूरत भी ना छोड़ी जाएं, वरना पंजाब में क्या पाकिस्तान में भी सेकेंड स्पाइक जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है। ये फरमाइएगा, यौम आज़ादी का जश्न और फिर उस सारे जश्न के माहौल में ये देखा गया कि जितने SOPs थे कुछ भी फॉलो नहीं किए गए। अब मुहर्रमुल हराम आ रहे हैं, एक बार फिर से लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा ये सारे का सारा सिलसिला। अब क्या प्लान्स हैं? क्या दोबारा ऐसी नौबत आएगी? क्या आपको लॉकडाउन लगाना पड़े, कुछ ऐसा सिलसिला बने? देखिए जी, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होता है लॉकडाउन करने वाला। आपको याद है कि छोटी ईद पे जब ये तमाम मार्केट्स वगैरह खुली हुई थी, उसके नतीजे में एक बड़ी शदीद स्पाइक आई, और फिर उस स्पाइक को सामने रखते हुए फिर बड़ी ईद पे ये फ़ैसला किया गया कि हमने वो गलती नहीं दोहरानी जो कि छोटी ईद पर दोहराई थी। और फिर बड़ी ईद के ऊपर आपने देखा कि मुश्किल फ़ैसला था, जो तजारती हल्के थे उनकी तरफ से उसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी आया, लेकिन हुकूमत को ये फ़ैसला आवाम के लार्जर बेनिफिट के लिए लेना पड़ा, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये ख्याल था कि ईद की जो एक्टिविटी है उस पर जो इंटरमिंगलिंग है उसकी वजह से दोबारा स्पाइक आ सकती है। तो उसको बड़ी इफ़ेक्टिवली कंटेन किया गया, और इमीडिएटली ईद के फ़ौरन बाद जो है फिर आपने देखा कि ओवरऑल जो है वो लॉकडाउन जो है वो खोल दिया गया है। अब ये लॉकडाउन जब खोला गया है तो वो इस अश्योरेंस के बाद खोला गया है, जितने भी हमारे तजारती हल्के हैं, जितने भी डिफरेंट क्वार्टर्स हैं जो कि बंदिशों में रहे पिछले 2-3 माह के अंदर, उन्होंने फ्राम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट को, जो हमारे मुख्तलिफ मिनिस्टर्स हैं, ये जितने भी गवर्नमेंट के अहदेदार हैं, उनको मुख्तलिफ टाइम्स पे अश्योर किया, बल्कि ख़ुद SOPs बनाकर हमारे पास आए और ये कहा कि जी हम इन SOPs पे अमल दरामद करेंगे। और इस अश्योरेंस की बुनियाद के ऊपर ये सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं वो खोले गए हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन SOPs पे अमल दरामद किया जाए। अगर इन SOPs पे अमल दरामद ना किया गया और खुदा न खास्ता अगर स्पाइक आई तो यकीनन फिर दोबारा बंदिश की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तक देखा यह गया है कि दुनिया के बेशतर ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ भी रिलैक्सेशंस हुई हैं लॉकडाउन के अंदर, वहाँ सेकंड स्पाइक ऑब्जर्व की गई। एग्जैक्टली, सेकंड स्पाइक आई है यहाँ पर भी, क्योंकि एक्सपर्ट से कहते हैं कि सेकंड स्पाइक आ सकती है। थर्ड स्पाइक की बातें भी अब तो स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन सर मुझे बताइएगा, आपने खुद भी कहा ये मुश्किल फ़ैसले होते हैं लॉकडाउन से मुताल्लिक, जो फ़ैसले हमने किए स्पेशली ईद पर। आपने सर, जिसने किरण ने भी मुहर्रमुल हराम से मुताल्लिक आपसे सवाल किया, तो मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि जुलूस और जो मजालिस के इज्तिमात होते हैं, इससे मुताल्लिक कोई मुशावरत हुई है, कोई फ़ैसला कि जो मजालिस का इनेकाद होगा इसकी इजाज़त अगर दी जाएगी तो SOPs क्या होंगी, और जो जुलूस से मुताल्लिक कुछ अगर फ़ैसला किया गया है उसको लिमिट करने से मुताल्लिक, उसके टाइम फ्रेम से मुताल्लिक? देखिए जी, ये फ़ैसला तो हो चुका है कि मजालिस की इजाज़त जो है वो ज़िले इंतज़ामिया देगी, और इस एश्योरेंस की बुनियाद पर देगी कि जो SOPs हैं उन पे अमल दरामद किया जाएगा। और SOPs जो हैं वो आपको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के SOPs हैं, उसमें ख़ास तौर पे फेस कवरिंग जो है उसको बहुत ज़्यादा उस पर एम्फसाइज़ किया गया है। फिर जिस जगह पर मजालिस होनी है वो किस तरह की जगह होनी चाहिए, पर्सन टू पर्सन फासला कितना होना चाहिए, हैंड सैनिटाइज़र की वहाँ फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने कौन कौन से इंतज़ामात करने, इसकी कॉम्प्रीहेंसिव SOPs हम जारी कर चुके हैं। और इन SOPs पे अमल दरामद करना जो है
वो मुश्तरका ज़िम्मेदारी होगी मुंतज़मीन की और ज़िले इंतज़ामिया की, और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो इस हवाले से इजाज़त जो है वो भी जारी करेगी और इसका हतमी फ़ैसला जो है वो इसका हो चुका है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक ऐसा एक इवेंट आ रहा है जहाँ पर एक सेम सेट ऑफ लोगों ने रोज़ाना एक्सटेंडेड पीरियड के लिए दोबारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना है और डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस दौरान में इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि वायरस की ट्रांसमिशन जो है वो एक बंदे से दूसरे शख्स के अंदर ना हो। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ेगा और हमारे इस हवाले से जो मुंतज़मीन हैं उनको ज़िले इंतज़ामिया ने ज़िले इंतज़ामिया को काफ़ी सारी एश्योरेंसेस भी उन्होंने दी हैं। उम्मीद है कि जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। देखिए, मसला ये है कि हमें इसे बार बार लोगों को बताने की, समझाने की ज़रूरत है कि SOPs को लाजमी फॉलो करना है, क्योंकि देखिए न्यूजीलैंड है, उन्होंने शिकस्त दी, दोबारा से वहाँ पर वही सिचुएशन बन गई। चाइना है, एक बार फिर से वहाँ पर, वो भी अभी तक निकल नहीं पाए कोरोना से। SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है खुद को बचाने के लिए। सर, इस बात को दोहरा दीजिए प्लीज़, लोगों को समझा दीजिए कि इसके नताइज बहुत बुरे हैं अगर हमने ख्याल ना किया। देखिए, बेतहाशा ममालिक हैं। आप सेकंड स्पाइक की बात करें, यूरोप में स्पेन के अंदर जो है वो थर्ड स्पाइक देखी गई है, हांगकॉन्ग में थर्ड स्पाइक देखी जा रही है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, बेतहाशा ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे सेकंड स्पाइक जो है वो ऑब्ज़र्व की जा रही है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि एक ख़ास स्टेज आती है जहाँ पर फिर ये कंप्लेसेंसी क्रीप इन कर जाती है कि अब शायद हम इस बीमारी से निकल गए हैं और फिर दोबारा रिलैक्स मोड में लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से फिर दोबारा से स्पाइक ऑब्ज़र्व की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान में मीडिया ने एक प्रॉपर रियलाइजेशन दी है जिसकी वजह से लोगों ने इस बात को एहसास किया है, इस बात का एहसास किया है कि इस बीमारी से एहतियात के थ्रू ही बचा जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम ये गलती नहीं दोहराएंगे और दूसरों की गलती से सीखेंगे और पाकिस्तान में वो नौबत नहीं आएगी। अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं है जिसको कि ख़तरे वाली सूरत हाल कहा जाए। अभी तक जनरली लोग जो हैं वो देखा गया है कि जहाँ थोड़ी बहुत अगर वायलेशन होती है तो वहाँ एक जनरल सेंस ऑफ अवेयरनेस भी है और बार बार मीडिया जो है वो ऐसी वायलेशंस को रिपोर्ट करता है तो कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर SOP कंप्लाइंस जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर एम्फेसाइज़ किया जा रहा है। तमाम जो ज़िले इंतज़ामिया हैं, जो हमारी डिविजनल इंतज़ामिया है और पुलिस की जो इंतज़ामिया है, उनको गाय बगाए इस हवाले से सेंसिटाइज़ किया जाता है कि वो इस बात को सामने रखें कि जो एहतियात है उस पर अगर अमल ना किया तो सेकंड स्पाइक जो है वो पाकिस्तान में आ सकती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो तमाम जो हमारे सेक्टर्स हैं वो इसको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर लें और एहतियात जो है वो लाजमी करार दें। ख़ास तौर पे नो फेस कवरिंग, नो सर्विस की जो हमारी पॉलिसी है उसको जो हमारी आवाम है, जो हमारे लोग हैं, वो मिल के कामयाब बना सकते हैं। और इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग को अगर हम फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम सेकंड स्पाइक को बचाने में कामयाब होंगे। ठीक, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब कैप्टन उस्मान, बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और कोरोना से मुताल्लिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें ज़ाहिर है इसकी मज़ीद एहतियात करनी होगी। बढ़ते हैं आगे। यौम आज़ादी का जश्न हमने कुछ दिन पहले मनाया, 14 अगस्त को मनाया, हर साल मनाते हैं, शान शान तरीके से मनाते हैं। हर सू सब्ज़ परचमों की बहार हमें दिखाई देती है, गली गली, नगर नगर, करिया करिया। जब जश्न हम मनाते हैं हम बहुत एहतमाम करते हैं, हम झंडे भी लगाते हैं, हम झंडियाँ भी लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही होती है और हम हर साल इसकी बात करते हैं कि हमें जब बच्चों को जश्न मनाना सिखाना है तो ये भी सिखाना है कि कहीं हमसे कोई भूल ना हो जाए, वो जो हमारा सब्ज़ हिलाली परचम है उसकी बेहरमती ना हो जाए। ऐसा ना हो जाए कि वो किसी सड़क पर या किसी फुटपाथ पर या पैरों तले रौंदा जाए। इसका बहुत ध्यान रखना होता है, बहुत एहतमाम करना होता है। किसी ने रखा किरण, वो हम दिखाते हैं आपको, फिर आपसे इनकी मुलाकात भी कराएंगे। इनका नाम है जनाब आशिर शमून साहब, पेट्रोलिंग ऑफिसर हैं लाहौर से, हमें इन्होंने ज्वाइन किया। आशिर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। ये आपने इतना ज़बरदस्त मैसेज दे दिया इस एक वीडियो के ज़रिए कि हमें सबको ये सिखाना है, ये बताना है स्पेशली अपने बच्चों को कि जब जश्न मनाएं तो उसका एहतमाम करने के साथ साथ ये ज़रूर ख्याल रखें, ख़ास ध्यान रखें कि जो हमारे झंडे हैं, हमारा परचम है, छोटी छोटी झंडियाँ हैं, वो इस तरह सड़कों पर ना हो, वो पैरों तले रौंदी ना जाएं। ये बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत सराहा जा रहा है आपके इस इक़दाम को, आपके इस वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है। कितना अच्छा आपको लग रहा है? आलम इसका तकद्दुस और एहतराम बासईते एक पाकिस्तानी और एक पुलिस एहलकार मुझ पर लाजम है। 14 अगस्त को जब मैं अपनी ड्यूटी, पेट्रोलिंग ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था
तो दौरान ड्यूटी कौमी परचम सड़क पर गिरा हुआ मैंने देखा, मैंने उसको उठाया, चूमा और अपने सीने से लगाया। मेरे समेत तमाम पाकिस्तानी अपने कौमी परचम के तकद्दस को बहाल रखने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा सर, यौम आज़ादी का जश्न जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि हमने मनाया, हम हर साल भरपूर तरीके से मनाते हैं, खुशी का माहौल होता है, लेकिन जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया लापरवाही हो जाती है। ऐसे कई मनाजर आपने भी देखे होंगे, अगर शेयर करना चाहें तो। खास तौर पर ये 14 अगस्त लापरवाही ये अक्सर लोग देखने में आया है कि ये जो शोर शराबा करते हैं, अक्सर वो सिलेंसर वगैरह उतार के लोगों को मेंटली तौर पर या वैसे फिजिकली तौर पर तंग करते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। ठीक सर, जब गाड़ियां रुकवा कर आपने ये जो वीडियो बनी, एग्जैक्टली जो वीडियो बनी, ये जो वीडियो है ना, आपने झंडा उठाया भी, चूमा भी, कलेजे से लगाया भी, मुझे थोड़ा सा बताएंगे आप, क्या आसपास लोगों में से किसी ने भी नोटिस किया है सबको? क्या उन्होंने अप्रिशिएट किया? वीडियो तो हम सबने देखी है, सबने पसंद की है। जब ट्रैफिक को रोका तो मेरे सामने जो गाड़ी थी उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, वेल डन सर, बाकी किसी ने नहीं मुझे देखा। ओके सर, बतौर पेट्रोलिंग ऑफिसर क्या समझते हैं आप? ज़रा आप हर साल देखते हैं ये माहौल, और आम दिनों में भी आपकी नजर होती है, आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। जिस तरह कि उन्होंने कहा ना कि सिलेंसर निकाल कर, आपको भी याद है हमने भी इस पर बात की, सिलेंसर निकाल कर जाना, ये बाजा साथ लेकर जाना और फिर बजाते रहना, जश्न का ये तरीका ही सीखा है शायद कुछ लोगों ने। मुझे लेकिन सर ये बताएं कि ट्रैफिक की पासदारी, ट्रैफिक कवानीन की पासदारी, ये हमने कितनी सीखी है, कितना शऊर आया है, सिविक सेंस कितनी आई है? ट्रैफिक कवानीन के हवाले से उसमें काफ़ी बेहतरी आई है। हमारे जो अफसरान, CTO कैप्टन नवाज साहब, वो अक्सर कंपेन करते हैं सीट बेल्ट के मतलब, आजकल जैसे कि वो नंबर प्लेट्स की चल रही है, जिन्होंने ये गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगाई हैं, उसके बारे में लोगों में अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ गई है और लोग अपनी नंबर प्लेट्स को चेंज करवा रहे हैं। बाकी काफ़ी बेहतरी आई है इसमें। चलिए, ये तो इत्मीनान की बात है, आपको लगता है अगर काफ़ी बेहतरी आई है। मुझे ये बताइएगा, अब चूंकि नया दिन का प्लेटफॉर्म आपके पास है, तो क्या आप कहना चाहेंगे, क्या आवाम को पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम ये है मेरे अफसरान की तरफ से और मेरी तरफ से कि हमें ट्रैफिक लॉस को ओबे करना चाहिए, और ये अक्सर लोग जो कौमी परचम की बेहुरमती करते हैं, बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो है ना कौमी परचम हमारी आज़ादी का निशान है। बस ये सबके लिए यही मैसेज है। करनी है, इज्जत करनी है और बेहुरमती से बचाना है, बेहुरमती से बचाना है अपने फ्लैग को। और बड़ा अच्छा पैगाम ये कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी भी करनी है, बहुत ज़रूरी है। बैठ चुके सर, साथ मौजूद है, बढ़ते हैं आगे और हुकूमत पाकिस्तान के एक स्टेप की बात करते हैं। हैकर्स से अपने आप को महफूज रखना है, अपनी वेबसाइट्स को महफूज रखना है, अपने डाटा को महफूज रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। मुख्तलिफ ऐप्स को भी बचाना है, तो हमने सिक्योरिटी सख्त की है। और उसके साथ साथ क्योंकि व्हाट्सएप से मुतालिक कहा जाता है कि उस पर भी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाती है, और उसके बाद फिर अक्सर कहा जाता है कि व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं करना आपने, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना आपने। हालांकि काम तासुर, शुएब आपकी सॉरी बात कर रही है, काम तासुर ये कि व्हाट्सएप है तो वहाँ से तो आपका डाटा आगे पीछे हो नहीं सकता, कोई इंटरसेप्ट कर नहीं सकता, ख़राबी आ नहीं सकती, लेकिन सेफ्टी को वहाँ भी इंश्योर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है किरण, क्योंकि अक्सर ऐसा है ना कि अगर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपने व्हाट्सएप के जरिए भेजा है तो आपको नहीं फिर पता वो कहाँ पे शेयर हो जाए। समटाइम्स एक ग्रुप में शेयर हो तो फिर वो हर बंदे तक पहुँच जाता है। तो ये भी कुछ जो स्पेशली इदारे हैं वो इसको इंश्योर करना चाहते हैं कि जो डाटा है वो किसी गैर मुतल्लिका शख्स के हाथ में ना जाए। इसके साथ साथ कई ऐसे मौके होते हैं जब हैकर्स हमला करते हैं, कई ऐसे ख़ास मौके होते हैं जब हैकर्स से बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, अपने डाटा को, अपनी वेबसाइट्स को। तो अब जो स्टेप लिया गया है कि इन वेबसाइट्स को महफूज बनाना है और उसके साथ साथ व्हाट्सएप का मुतबादिल लाना है अपने इदारों के लिए, अपने यूजेज के लिए। तो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के CEO शबाहत अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं आप। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर मुझे प्लीज़ इनिशियली ये व्हाट्सएप से मुताल्लिक बताइएगा, व्हाट्सएप का पैरेलल आए और उसको हम इस्तेमाल करें,
और उसे फिर हैकर्स से महफूज रखा जाए, हैकर्स के हमलों से महफूज समझा जाए। इस हवाले से क्या हो रहा है, कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, व्हाट्सएप की ऐप पे तो हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। साल के शुरू में भी हमने काम शुरू किया था, लेकिन कोविड के पेंडेमिक के अटैक की वजह से वो जो प्रोजेक्ट है वो हमने थोड़ा सा बैकड्रॉप पे डाल दिया। अभी दोबारा उस पर हमने काम शुरू किया है। हमें काफ़ी उम्मीद है कि हम इसी साल के अंदर जो है वो व्हाट्सएप टाइप कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स के लिए हम वो लॉन्च करेंगे। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सब बता दूं कि वो सिस्टम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेटा सेंटर और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नेटवर्क के अंदर डिप्लॉयड होगा, जिसके ऊपर सारे सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं वो उस पर डिप्लॉयड होंगे। क्या ऐसा भी कोई फैसला ले सकते हैं आप लोग कि कोई सरकारी ऑफिसर या फिर एहलकार व्हाट्सएप इस्तेमाल ही ना करे? नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है कि हम अगर कम्युनिकेशन सिस्टम्स बना रहे हैं गवर्नमेंट और पाकिस्तान के ऑफिसर्स के लिए तो हम व्हाट्सएप को बंद कर दें। ऐसा किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बन रही इस वक्त। ये बताइएगा, कोई इतलात हैं आपके पास कि सरकारी महकमा उसका डाटा इस पर किसी वक्त हैकर्स ने हमला किया हो और फिर वजारत आईटी ने इसको रिकवर किया हो? ऐसा अगर नियर पास्ट में हुआ और आप शेयर करना चाहें तो। जी नहीं, ये मैंने देखा है सोशल मीडिया पे इस किस्म की काफ़ी जो न्यूज़ है वो लोग जिसका दिल करता है वो इंफॉर्मेशन डाल देता है विदाउट वैलिडेशन। इस किस्म की कोई इतला नहीं, ना इस किस्म का कोई वाक़या ऐसा रूनुमा हुआ है कि हमारा डेटा जो है वो किसी हैकर ने स्टील कर लिया और हम उसको रिकवर कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन खदशात तो रहते हैं हैकर्स के हमले के, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि वो किन अहम मौक़ों पर ऐसा होता है कि इस किस्म का खदशा बढ़ जाए, अंदेशे बढ़ जाएं, फिर इस सबसे बचते कैसे हैं? देखें कि जब भी पाकिस्तान का अगर आप कैलेंडर ईयर देखें तो इस कैलेंडर ईयर में जहाँ जहाँ वो ख़ास इवेंट्स होते हैं या वो ख़ास डेट्स जो पाकिस्तान पाकिस्तान की जैसे कहते हैं कि नेशनलिज्म और पॉपुलरिज्म के साथ एसोसिएटेड हैं, उन डेज़ के नज़दीक हैकिंग का खदशा ज़्यादा रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डेटा सेंटर्स हैं, जैसे नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन का डेटा सेंटर है, वहाँ पे हमारी चीज़ें डिप्लॉयड हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसकी सिक्योरिटी उन डेट्स के इर्द गिर्द जो है मज़ीद हार्डन्ड की जाए और उस पर मॉनिटरिंग भी जो है वो हम बहुत विजिलेंटली कर रहे होते हैं। जैसे 14 अगस्त का डेट है या 6 सितंबर की डेट है, इन डेट्स के इर्द गिर्द जो है वो हमारी सिक्योरिटी बहुत हार्डन्ड होती है। बेहद शबाहत अली शाह साहब साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। डिजिटल पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान बदलने की बात करते हैं और वाकई डिजिटल वर्ल्ड में पाकिस्तान किस तरीके से अब काम कर रहा है कि काम आसान होते चले जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले जब निकाह होता था या बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता था, बे फॉर्म बनवाना होता था या और इस तरह के सर्टिफिकेट्स, तो लंबी लंबी कतार में लगना पड़ता था, इंतज़ार करना पड़ता था, यहाँ जाओ, वहाँ से साइन करवा के आओ, इससे वेरीफाई करवा के आओ, फिर हमारे पास आओ, ये फॉर्म भरो, इतने पैसे दो और फिर आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये चीज़ें हो रही हैं आसान। पंजाब हुकूमत ने बल्दिया ऐप मुतारिफ़ करवा दी है और यूँ आवाम के लिए काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं। किस तरीके से इस ऐप पर आप जाके काम कर सकते हैं, ये ऐप कितनी मुआविन है, उस्मान सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। दफ्तरों के धक्के, ना वक्त की झंझट, बस मोबाइल निकालें, ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपने तलाक, निकाह, डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करें। पंजाब हुकूमत की बल्दिया मुस्तहकम पंजाब मुस्तहकम डिजिटल ऐप है क्या, आइए आपको दिखाते हैं। करप्शन होगी ना ही सिफारशी कल्चर बढ़ेगा। वजीर आज़म का डिजिटल पाकिस्तान आवाम की मुश्किलें करने लगा आसान। अब हफ्तों महीनों नहीं बल्कि 3 दिन में होंगे काम तमाम।
फैसलाबाद के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने पंजाब हुकूमत की बल्दिया ऐप पर आवाम के लिए सर्विसेज शुरू कर दी। शादी ब्याह, तालाक, अमवात और पैदाइश के सर्टिफिकेट्स के लिए अब शहरियों को ना तो यूनियन काउंसिल्स के चक्कर लगाने होंगे, ना ही क्लर्कों की आवभगत करनी होगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुताबिक जाली सर्टिफिकेट का इजरा भी मुमकिन नहीं रहा। 14 अगस्त को जो ऐप लॉन्च करवा रही है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, तो उसमें आपने अपने फ़ोन शनाख्ती कार्ड का नंबर रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। उसमें जो हमारे बाई लॉज हैं अभी 2017 के, उसमें डेथ की पहले 60 डेज़ थी, अब 90 डेज़ कर दिए। बर्थ की भी 60 डेज़ थी, अब 90 डेज़ कर दी। और 3 दिन के अंदर हमने उसकी प्रोसेस करके 100 रुपया फ़ीस है। मैनुअल सिस्टम में ये चीज़ें हो जाती हैं इस तरह के जी को आप कोई 2 नंबरी कर लें, लेकिन अब तो वो सारा एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसमें 2 नंबरी का कोई गुंजाइश ही नहीं। महीनों दफातर के चक्कर लगा कर तंग आए शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है। मैंने अपने भतीजे का पैदाइश का सर्टिफिकेट बनाना, पहले दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे, बनता नहीं थी। 4-5 महीने हो गए ऐसे। काफ़ी ज़बरदस्त लगा वो ऐप इनका जो पंजाब को मैंने निकाला। अब उसके साथ ही फार्म वगैरह नहीं लेना पड़ेगा या जमा नहीं करवाना पड़ेगा। जिला फैसलाबाद में एक अंदाजे के मुताबिक एक रोज़ में 695 बच्चों की पैदाइश, 32 तलाक़ें और 83 शादियां होती हैं, जिसकी वजह से दफातर में सर्टिफिकेट्स के लिए शहरियों को तवील इंतज़ार करना पड़ता है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सदीक समा, फैसलाबाद। तो ये ऐप किस तरीके से काम करती है इससे मुतालिक तो हमने आपको इस रिपोर्ट में बताया। इससे मुतालिक मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन के चीफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नईमुल्ला वड़ाइच साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर थोड़ा सा बताइएगा कि ज़रा बल्दिया ऐप हम डाउनलोड करेंगे, उस पर हम रजिस्टर कराएंगे, अप्लाई कर देंगे, लेकिन जो सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी है ये वाकई घर मिलेगी या किसी दफ्तर जाना पड़ेगा? ये ना हो कि एंड पे फिर एक लाइन में ही लगना पड़े उस हार्ड कॉपी के हुसूल के लिए। नहीं, आवाम को जो बल्दिया लाइन में जाएगा एप्लीकेंट, वो उसको ऑफिस में नहीं जाना पड़ेगा, उसको मोबाइल पे उसी पे उसकी तमाम सहूलत मुहैया की जाएगी। सर ये फरमाइएगा कि रजिस्ट्रेशन के लिए कितने दिन रखे गए हैं, कितने दिन लगेंगे कि शहरी के हाथ में उसके सर्टिफिकेट हो? अब जो डेथ की रजिस्ट्रेशन है वो 90 दिन में की जा सकती है, और बर्थ की 60 डेज में की जा सकती है, और 3 दिन के अंदर उसकी एप्लीकेशन को एंटरटेन होगी और उसको उसका जवाब दे दिया जाएगा। राइट सर, इस एप्लीकेशन से कितना फ़ायदा होगा इस तनाजुर में बताइएगा कि आवाम का रश ज़रा कम हो जाएगा। इसके अलावा जो मुलाजमीन पहले फ़िज़िकल डील कर रहे थे, जो भी वहाँ पर आ रहे थे, क्लाइंट्स कहना चाहिए, जो भी शहरी वहाँ पर आ रहे थे, तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर होगी और उन्हें कितना ज़्यादा वक्त मिल जाएगा काम करने के लिए? देखें, इसमें इतना फ़ायदा है कि इसके एप्लीकेंट है डायरेक्ट वो अपने घर में बैठ के वो जिस भी ऑफिस का वो काम है, अगर वो लोकल गवर्नमेंट का है, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का है, म्यूनिसिपल कमेटी का है, FDA का है, किसी के भी फाटा का है, तो वो घर में बैठे ही वो अपने मोबाइल के ज़रिए वो उस डिपार्टमेंट से कनेक्ट हो जाएगा। और एक तो वो उसको सहूलत मिल जाएगी, और दूसरा ऑफिस में आना, चक्कर लगाना, वो उसमें कमी वाक़ई हो जाएगी। ठीक, इसके फ़वाइद हासिल होंगे। बेहद शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। फ़ौरन हमें एक ब्रेक लेनी होगी, वापस आते हैं, कुछ मौज़ूआत बाकी हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। खिपरो के रेगिस्तानी इलाके में वाक़ई किलांकर झील बारिशों के बाद सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। राजा रशीद की रिपोर्ट देखिए। नीले पानियों का सीना चीरती ये कश्ती अपने सीने पर लहराते सब्ज हिलाली परचम के साथ रवां दवां। इछड़ो थर में वाक़ई खूबसूरत कलांकर झील जो कभी थर के आंगन में गुम थी, मानसून की बारिशों के बाद लोगों को अपनी तरफ खींच लाई। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, जो है खासकर पे यहाँ कश्ती में जो है हमें बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। मकामी लोग कहते हैं कि बारिशें कलांकर झील को जिंदगी देती हैं, मगर यहाँ का नमकीन पानी मछलियों के लिए साजगार नहीं।
कलांकट झील में तफरीह के लिए आने वाले लोग कहते हैं यहाँ की झीलों को पानी मिलता रहे तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक से भी सयाह आएंगे, जिसके बाइस शोबा सयाहत को फरोग मिलेगा। राजा रशीद, समा, खेपरो। आगे बढ़ेंगे। एक अफसोसनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ था लाहौर से। सफाक बाप ने अपने 6 माह के बेटे को ज़मीन पर फेंक कर मार डाला। ये वाक़या हुआ क्यों? क्योंकि मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ और इस झगड़े की जद में आया एक मासूम सा बच्चा, उसकी जान चली गई। रियाज अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसके नफ्सियाती पहलू पर भी बात करेंगे और मजहबी स्कॉलर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। रिपोर्ट देखिए। सारे अफसोसनाक वाक़े के ऊपर बात करेंगे, सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर बिलाल कुतुब हमको ज्वाइन कर रहे हैं। उसके अलावा इसके नफ्सियाती पहलू क्या है, माहिर नफ्सियात डॉक्टर आयशा शाहिद हमारा साथ देंगी। आयशा, मैं पहला सवाल आपसे करूँगी। नहीं सुना जा सकता, नहीं देखा जा सकता, ये पॉसिबल कैसे हो जाता है? बाप खुद ऐसा कैसे कर लेता है? वो नफ्सियाती हालत क्या होती है? वो मसाइल क्या होते हैं? कोई भी इंसान ऐसा क्यों करे? लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा नफ्सियात बताइएगा, ये मामला सारा बन क्या रहा है? अगर हम इस वाक़े की निशानदेही करें तो यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर घरेलू झगड़े हो रहे हैं। अगर घरेलू झगड़े जो हैं मियाँ बीवी के दरमियान, अगर उनको सही तरीके से टैकल नहीं किया जाता, उनको अगर एक हल की तरफ नहीं लेके जाया जाता तो कपल के दरमियान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि दोनों नफ्सियाती दबाव का शिकार हो सकते हैं। और अगर एक इंसान जो है अपने नफ्सियाती दबाव को नहीं पहचान पाएगा या उसको इमोशनली डील नहीं कर पाएगा तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए, साइकोलॉजिकल इशू का शिकार हो जाए। हमारे माशरे में ये देखा गया है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, मोस्टली मर्द हजरात अगर डिप्रेस्ड होते हैं तो वो एग्रेशन शो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे। बिकॉज हमारे माशरे में मर्द हजरात जो है इनका रोना, उनका इमोशंस का इजहार करना बहुत ज़्यादा फीजिबल या बहुत ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं किया जाता। तो एक इमोशन है जो कि मर्द हजरात इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मोस्टली एग्रेशन है। तो अक्सर देखा गया है साइकोलॉजिकल स्टडीज के अंदर, रिसर्च के अंदर, कि अगर कोई मर्द जो है वो डिप्रेशन से रहा है, मोस्टली घर के अंदर लड़ाई झगड़े करेगा, अपने बीवी बच्चों के साथ तशद्दुद करेगा, उसके फैमिली के मैटर्स जो होंगे वो खराब हो रहे होंगे। तो ये एक चीज़ बड़ी वाज़े है यहाँ पे कि एक तो घरेलू झगड़ा चल रहा है, कपल के अपने मसले मसाइल चल रहे हैं, और ऊपर से जो उसमें मैन है वो अपने इमोशंस को नहीं कैटर कर पा रहा। बिलाल कुतुब साहब, इतना एग्रेशन, इतना गुस्सा, ऐसा इश्तियाल कि जान नहीं देखी, अपना लख्ते जिगर नहीं देखा, ये कितना अफसोसनाक वाक़या है। और घरेलू झगड़े या फिर दबाव या रोना बुरा था इनके लिए, गुस्सा करना ज़्यादा आसान था इनके लिए, ये परमिट तो नहीं है ऐसा कुछ करने का? जी, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखिए खानदानी झगड़े तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से हो रहे हैं। ये मसला अगर था तो 20 साल पहले ये मसाइल क्यों नहीं थे? कल ही की खबर है, बेटी ने बाप को कत्ल करके अपनी माँ की मदद से उसको अपने ही कमरे में दफन कर दिया। इसमें गुस्से की क्या बात है? ये तो मोहब्बत की बात है। बच्चे ने बच्चे 2 पानी में डुबो दिए, सूरह रहमान लगाकर 3 बच्चों का गला दबाकर मोहब्बत की शादी कर ली। ये सारे मामला जो है इनका ताल्लुक एग्रेशन से नहीं है। इसमें मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ चाहिए। जिस माशरे में ना कानून हो ना अखलाकी तरबियत हो, तो मेरे ख्याल में उस माशरे से उम्मीद रखना भी एक बहुत बड़ी साजिश लग रही है। जब आपने पाकिस्तान के अंदर फ्लैट सिस्टम शुरू किया था, जब मिंबर में कहना शुरू किया था कि अलग घर बना लें क्योंकि ये शरई हुक्म है अल्लाह का, जब आपने कहा था कि कोर्ट मैरिजेस जो हैं ये ठीक हैं, ना तो उसका ताल्लुक कोर्ट से था ना इस्लाम से था, जब आपने कहा कि मियाँ बीवी की लड़ाई जो है ये अब्यूज है, और आपने कानून बना दिए, और आपने कानून बना दिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे को हाथ लगाएंगे एक दूसरे की इजाजत के साथ, कानून बन गया। जब आपने सांस लेने की जगह जो है कहीं छोड़ी नहीं है, तो इस माशरे में मुझे आप बताइए भड़ास कहाँ निकलेगी? बिलाल भाई देखिए, कंपल्शंस बहुत सारी है, मसाइल बहुत सारे हैं। अब देखिए इस मामले में मैं इसी केस की बात कर लेती हूँ। माँ रो रही है, माँ बुरी तरह परेशान है, ये शख्स गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन बात यह है कि एक वाक़े का रिपोर्ट हो जाना, एक वाक़े का सामने आ जाना, फिर उसके बाद में अब इनको पकड़ भी लिया गया, अब इनको सज़ा भी दे ली गई। हमें कहीं ना कहीं रुकना है। अगर आप कानून साजी के ही पहलू को देख रहे हैं सर, तो कानून तो यहाँ भी हरकत कर रहा है।
जी देखिए, आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन मैंने आपके साथ जितने वाकयात रखे, वो मोहब्बत में बाप को मारना या बच्चों को मारना या तलावत लगाकर बच्चों को कत्ल करना, ये तमाम खवातीन बाइज्जत अदालत से बरी हो गई हैं। कानून हरकत में कहाँ आता है इस मुल्क में? कानून हरकत में मैंने तो 70 साल में नहीं देखा। बाकी कोई खबर हो तो वो बिल्कुल ठीक बात हो सकती है। कानून का एक्ट एक चीज है, लेकिन आप अखलाकियात का कानून नहीं बना सकते। हमारी मुसीबत यह है कि हमारे पास कोरोना आने से पहले कोरोना का इलाज मौजूद था। जब कोरोना आ गया तो सारों ने अपनी अपनी दौड़ें लगा दी। हम हर चीज के ऊपर एक आखिरी वर्डिक्ट खबर के तौर पे तो जरूर सुना देते हैं मुझ जैसे लोग, लेकिन क्या हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स होती है, हमारे पास कोई रिसर्च डेटा होता है? इसका जवाब है नहीं। लेकिन मेरा नुक्ता ये नहीं है, मेरा नुक्ता सिर्फ ये है कि जब हम बीज बो रहे होते हैं तो फिर उसी दरख्त का फल खाना होता है ना। बीज तो हम बोते हैं घर को जुदा करके खुशहाली ढूंढने का, जब वो खुशहाली नहीं मिलती और वो फल खाना पड़ता है तो फिर रोना किस बात का? बिलाल भाई, आपको क्या लगता है, क्योंकि अब जब हम बात करते हैं स्पेशली शादी से पहले की, तो हम अब तो डिस्कशन करते हैं कि अच्छा टेस्ट कराना भी बड़ा ज़रूरी है ताकि औलाद के साथ कोई मसाइल, जो जेनेटिक मसले ना हो। एट द सेम टाइम क्या ये वक्त है कि हम अब ये बात भी करें कि शादी से पहले मर्द और औरत का साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी होना चाहिए? क्या वो इस काबिल भी हैं, क्या वो एज कपल रहें, आगे चलकर अपनी ज़िंदगी को बढ़ाएं? आपने बड़ा ही क़यामत सवाल किया है, बड़ा ही क़यामत सवाल किया, लेकिन मैं बड़े अदब से और आजिज़ी से हाथ बांध के और माफ़ी मांग के कहता हूँ, इस मुल्क में वो कौन सा शख्स है जो ये असेस करेगा कि ये नॉर्मल है? वो कौन सी दुनिया की साइंस है जहां पे कि नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है? ये माशरे तयन करते हैं। ये कोई ब्लड टेस्ट नहीं है जिसको क्या आप कर लें और बताएं कि ये शादी हो सकती है, ये ग्रुप ठीक है कि नहीं ठीक है। यहाँ पे वो बात जो हमने सिखानी थी, जिसका टेस्ट हमने देना था, उसमें तो हम बुरी तरह नाकाम हुए। मैं भी हुआ, यूनिवर्सिटी भी हुई, मेंबर भी हुआ, और हमने उसको घास नहीं डाला। और वो था इस माशरे में आजिज़ी, लूज करने का कॉन्सेप्ट देना। हार जीत हो सकती है, मियां बीवी का रिश्ता बराबर नहीं चल सकता, ये आजिज़ी के साथ चलता है। एक की हार खानदान की जीत हो सकती है। वो जो एक खातून 12-12 बच्चे पैदा करके खानदान को सिर्फ रोटियां खिलाकर पाला करती थी, आपने उसको आइकॉन नहीं बनाया। आपने जिनको आइकॉन बनाया वो साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए, वो बराबरी हो गई, वो मेरी आजादी मेरा जिस्म हो गया। अब आपने इन्हीं चीजों का फल खाना है भाई। आप 20 साल पहले और आज के दौर में देखिए, कोई तब्दीली नहीं आई सवाए अखलाकियात के। हमने बुरे को भी अब अच्छा कहना शुरू कर दिया और उस पर जस्टिफिकेशन शुरू कर दी। सर, जो अच्छे एग्जांपल्स थे, का रास्ता नहीं होता। सर, जो अच्छे एग्जांपल्स थे, देखिए इनजस्टिस वहाँ भी था, क्राइम वहाँ भी था, अफसोसनाक वाकयात वहाँ भी थे। तो हम ना देखिए, मैं फिर इसी वाक़े की बात, सर माँ को माँ होना कौन सिखाए, बाप को बाप होना कौन सिखाए? आजिज़ी इनके साथ सर ये सिखाने की बात सिखाती है उसकी अपनी माँ। जब वो अपनी माँ को देखती है कि मेरी माँ कैसी है, मैं अगर अम्मा आयशा या खदीजा की मिसाल दूंगा तो बड़ी दूर की हो जाएगी, लेकिन इशफाक साहब की बीवी की मिसाल तो अब बिल्कुल रिसेंट है ना। वो कहती है कि मैंने इशफाक के एक कदम पीछे चल के जिंदगी को जीता। अब ये जिंदगी को जीतना जो है, ये किसी अदीब ने सिखाना था, किसी इमाम ने सिखाना था, किसी उस्ताद ने सिखाना था। आपने जब अपने आइकॉन्स और हीरोज को बदला तो फिर ये माशरा इसी तरह जवाल खाएगा। और इसको फिर जाहिर है, इस पर हम जिस तरह बात भी कर रहे हैं और इसीलिए बात करें कि हमें इसको किसी तरीके से ठीक करना है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक अलार्म बजता है, एक अलार्म बजता है जो कि हमें बताता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम टू थिंक। ये जो कपल्स के दरमियान लड़ाई होती है, रंजिशें होती हैं, जिसका शिकार बच्चे हो जाते हैं, जिसका शिकार बच्चे हो जाते हैं। जाहिर है हल्की फुल्की लड़ाई, हल्की फुल्की बहस चल जाती है, लेकिन वो अलार्म क्या है? कब आपको ये मालूम हो जाता है कि अब ये पानी सर से गुजर चुका है, नुकसान ज़्यादा हो सकता है, नाउ इज़ द टाइम कि अब ये बात मत करें कि हमें अपने मसले खुद सुलझाने हैं, या तो प्रोफेशनल हेल्प लें या तो फैमिली को इन्वॉल्व करें? वो अलार्म क्या है? कैसे मालूम हो कि अब अलार्म बज गया है? अच्छा, एक चीज ये है कि पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि बच्चों के सामने लड़ाई नहीं करनी। ये पेरेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं कि बच्चों के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बच्चों पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है। हमारे पास जब मोस्टली क्लाइंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, जो टीनेजर बच्चे होते हैं, अगर उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज की एक रीजन पूछी जाती है तो उसमें 60% बच्चे मोस्टली यही कहते हैं कि पेरेंट्स की क्वारल में आपस में, पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं या पेरेंट्स एक दूसरे की बुराइयां हमारे सामने करते हैं। बच्चे कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो एक पेरेंट की साइड में
या दूसरे पेरेंट के खिलाफ जाएं। लेकिन पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों के सामने इस तरह करते हैं। तो नंबर 1 रूल तो ये है कि आपने बच्चों के सामने नहीं लड़ना। अगर आपको लग रहा है कि हम किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे, हम दोनों जो हैं वो अपनी बात से हटने के काबिल नहीं हैं, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी इंडिकेशन है कि आप जा सकते हैं, आप काउंसलर जा सकते हैं। काउंसलर जैसे मैं हूँ या कोई और है, हम लोग न्यूट्रल बंदे की तरह आपकी बात सुनेंगे, एक साइंटिस्ट की तरह सुनेंगे, और वहाँ पे दोनों को बताएंगे कि भाई आपको इतना स्टेप लेना है और आपको इतना लेना है। अगर हम मैरिटल इशू की बात करते हैं तो बैलेंस्ड होता है। यानी अगर फर्ज करें कभी एक बंदा 70% कर रहा है तो अगली दफा दूसरा बंदा 70% अपना इनपुट देगा। लेकिन ये नहीं होगा और कि जो मेहनतकश तबका है, 10% जो मेहनतकश तबका है वो क्या करें इस सिलसिले में, क्योंकि वहां पर तो रिश्ते भी हैं और रिश्तों पर एतबार भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज जरूरी है कि कहीं देखें, जब भी कोई मैरिटल इशू होगा या अगर मैरिटल कोई ओवरऑल प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पर डिसबैलेंस तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमने ये देखना होता है कि बिगर पिक्चर क्या है, क्या हमने इस डिसबैलेंस को लेकर चलना है या हमने इसको सॉल्व करके चलना है। अक्सर कपल बात किए बगैर, कम्युनिकेट किए बगैर उस चीज को तूल दे देते हैं। यानी अगर लड़ाई चल रही है तो लड़ाई को इतना लंबा कर देंगे इवेंचुअली वो खुद ही भूल भाल के ठीक हो जाएंगे। लेकिन मसला ये होगा कि वो चीज उधर ही पड़ी होगी, मसला सॉल्व नहीं करते। ये जरूरी है कि एड्रेस किया जाए। बिल्कुल, जब उनका झगड़ा दोबारा होगा ना, अगली दफा जाके 6 महीने बाद ही होगा, तो वही 4 महीने पहले स्टोरी भी चलेगी, तब तुमने ये किया था, तब तुमने वो किया था। तो कपल्स के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि पिछली चीजें ड्रैग ना करें, उनको उधर ही फिनिश ऑफ करें, सॉल्व करें और फिर आगे चलें। बहुत शुक्रिया आयशा। आता है कि आप अपने आयशा बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। ये पॉइंट है, आगे मुस्लिम उम्मा का किरदार क्या रहेगा। सिफारती ताल्लुकात ही महज नहीं, खित्ते की सूरत हाल ये भी बहुत अहम होती जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। दीगर मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी इस सिलसिले में क्या लाइन रहेगी, पूरा खित्ता, खलीज, गल्फ, वहाँ पर क्या सिचुएशन रहेगी, हम आज कोशिश करेंगे इसी सब के ऊपर बात करें। तज्जियाकार हारिस नवाज साहब हमको ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम, गुड। सर ये फरमाइएगा, एकदम से ये खबर आ गई है अचानक से कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है ना वो इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, और फिर उस सब के बाद में तफसील सारी की सारी आपको मालूम है। सर थोड़ा सा हमारे देखने वालों को समझाएंगे आप, ये सब कुछ अचानक हुआ है या इसका कुछ अंदाज़ा था भी दुनिया भर को, मुस्लिम कंट्रीज़ को? देखें, ये बहुत अच्छे से चल रहा था और अमेरिका की पूरी कोशिश थी, जब उसने एक नया प्लान दिया था, पीस प्लान, जिसमें सब कुछ इसराइल ने कब्जा कर लिए थे पैलेस्टाइन पर, उनको एक लालच दिए थे कि हम आपको $10 बिलियन देंगे, एंड देन पैलेस्टीनियन दे रिजेक्टेड। उस वक्त भी यूएई के एम्बेसडर वहाँ मौजूद थे, तो लोग ये समझ रहे थे कि किसी न किसी वक्त ऐसी बात होगी कि यूएई और फिर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो इसराइल को एक्सेप्ट कर लेंगी। सही, दे वांट टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन। बट इसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो है आई थिंक वो अमेरिका का और अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो सन इन लॉ है उसका, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान से काफ़ी ताल्लुकात हैं। दी आई थिंक ही कन्विंस्ड कि ये करें। ओवरऑल दे वांट टू एनसर्कल ईरान। इसराइल को भी थ्रेट है, इसराइल भी चाहता है कि सऊदी अरब से कंट्रोल हासिल करे ताकि उसका ये डर ख़त्म हो जाए, और बल्कि यहाँ तक कि सऊदी अरब आई थिंक नाउ दे वांट कि इसराइल शुड प्रोटेक्ट सऊदी अरब ओनली लिविंग टू होली सिटीज, बाकी सब में। तो ये एक बड़ी सीरियस सिचुएशन है। अभी यूएई ने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, बट इट डिपेंड्स नाउ कि किस वक्त कब सऊदी अरबिया इनको करता है। आई थिंक द बेसिक डिफरेंस आ रहा होगा कि सऊदी अरब कोशिश कर रहा है इसराइल से ये बात करने की कि गिव अ प्लेस टू पैलेस्टीनियन स्टेट। अगर ये आप वो वहाँ पर कोई फैसला हो जाता है तो उसके बाद डेफिनेटली अरब कंट्रीज इनको एक्सेप्ट कर लेंगे, और वो सिचुएशन काफ़ी अच्छे से प्रूव कर रही थी, अब फाइनल जाके ये हो गई। अच्छा, अब ज़रा मुझे ये बताइएगा, जो पाकिस्तान के मरासिम है मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ, हमारी दोस्ती कितनी ज़्यादा अहम है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में? पहले हम ज़रा इसके रिलेशन के ऊपर मैं आपसे पूछना चाह रही थी, यूएई पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की यूएई की बड़ी पुरानी रिलेशनशिप है और वो होनी भी चाहिए। इशू ये कि हमारी बहुत ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो यूएई में और सऊदी अरब में वहाँ पर रोज़गार की तलाश में हैं, और वो बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन एक्सचेंज रिमिटेंस भी करते हैं। इशू ये है कि ये आई थिंक ये इन वो जो होते हैं खामोशी से वो एक मैसेज ज़रूर देते हैं कि अगर आप हमारे से ताल्लुकात ख़राब करेंगे या हमारे खिलाफ बात करेंगे तो फिर हम आपकी ये मेहनत जरूर वापस कर देंगे, एंड देन इट इज़ गोइंग टू बी बिग क्राइसिस। सेम जो सऊदी अरब की तरफ से 4 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो सऊदी अरब में हैं, और काफ़ी तादाद में यूएई के अंदर भी हैं, बाकी मिडिल ईस्ट में भी हैं। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि पाकिस्तान हैज़ टू गो फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्स।
अगर आपने देखा हो यूएई ने जब एक्सेप्ट किया तो पाकिस्तान ने ये लिखा कि इट हैव अ फॉर रीचिंग इफेक्ट, ये उन्होंने बात की। और पाकिस्तान स्टिल बिलीव इन 2 स्टेट थ्योरीज कि वहाँ पर पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों को रहने का हक है, वो अपनी वहाँ पर उनको स्टेट की जगह मिलनी चाहिए। ये एक रिकग्नाइज यूरोपियन यूनियन में भी है, अमेरिका नेशन में भी है, लेकिन यूएस और इजराइल अगर मिले हुए उनका इन्फ्लुएंस सऊदी अरब पर तो ये प्रॉब्लम आ रही है सर, इसलिए पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल। सर ये बताइए कि इस सारी सिचुएशन में जबकि हम ये मानते हैं कि फ़लस्तीनी मजलूम है, तो अब इस सब के बाद में वो जो एक टास्क है सर फ़लस्तीनियों का फ़लस्तीन, वो डैमेज हुआ है किस हद तक, वो बताइए। और पाकिस्तान क्या कर सकता है वो भी बताइए। ये बहुत बड़ा नेचुरली जब एक इशू मेन है अरब्स का और अरब्स का ही स्टैंड था और उसकी वजह से पाकिस्तान को अपना हमेशा जस्ट स्टैंड है शुरू से। पाकिस्तान बिलीव इन पैलेस्टाइन राइट्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, उनका अपना एक जगह होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट होनी चाहिए गजा के वो उसमें ईस्टर्न वेस्टर्न के साथ, और उसके साथ ही साथ मस्जिद अक्सा और ये जितने बैतुल मक़दस ये कहते हैं सबका राइट होना चाहिए। और पाकिस्तान इसको स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। जब तक ये नहीं होगा हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेकंड वजह ही इस पर अगर ये हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं इट विल हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन कश्मीर। कश्मीर का भी यही पॉइंट है कि हम कहते हैं कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए, इनका अपना राइट होना चाहिए। अगर हम एक जगह उनके राइट को डिनाई करें पैलेस्टीन को, तो हमारा बड़ा मॉरली हम बहुत वीक हो जाएंगे, फिर तो हमारा स्टैंड वीक हो जाएगा। ठीक, बेहद शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब साथ मौजूद थे आप। ये जो अहम डेवलपमेंट हुई है ख़त्ते में कह लें, रिलेशनशिप में कह लें, इससे मुताल्लिक़ एग्जैक्टली ज़रा उसकी इम्प्लिकेशंस होंगी पूरे दुनिया पर होंगी। एनीवेज जी वक्त हो गया ख़त्म, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बाहर जाएं तो बहुत एहतियात के साथ, मास्क के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।